नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे मेहमान हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और राहुल महाजन जी। बहुत बहुत स्वागत सर आप सभी का। आज बहुत सारी खबरें हमारे पास हैं और ऑपोजिशन कैंप से आज ज्यादा खबरें, ज्यादा इंटरेस्टिंग खबरें हैं। मुझे याद है एक बार जब सुब्रमण्यम स्वामी की राज्यसभा में उनको राज्यसभा की सीट दी थी बीजेपी ने, आज से कई साल पहले। मुझे लगता है बीजेपी भी उस दिन को भूलना चाह रही होगी लेकिन भूलने नहीं देंगे वो। तो उस वक्त किसी कांग्रेस की तरफ से बैठे एक व्यक्ति ने कहा था कि ये अनगाइडेड मिसाइल है, आप ला तो रहे हो, आप ही के ऊपर फटेगी एक दिन। और वो बात 100% सच हुई। लेकिन एक अनगाइडेड मिसाइल कांग्रेस के पास भी है और वो मिसाइल चलती रहती है, बार बार चलती है, बार बार चलती है और बार बार वो उनके ही सर पे फटती है। लेकिन अभी तक उसमें अंतर यह था कि अभी तक ये मिसाइल जो थी वो चलती तो थी बीजेपी की तरफ, घूम के कांग्रेस की तरफ आती थी। इस बार वो सीधे कांग्रेस के ऊपर ही गिरी है, सीधे कांग्रेस पे ही चलाई गई और कांग्रेस पे ही गिरी। मैं बात कर रहा हूं मणिशंकर अय्यर की। मणिशंकर अय्यर साहब ने आज तक अपनी पार्टी का कोई भला किया हो पिछले 20 साल में किसी को याद नहीं आता पॉलिटिकली। मैं उनके सरकार में रहते हुए की वक्त की बात नहीं कर रहा हूं, तब वो मंत्री थे, पंचायती राज मंत्री भी थे, ऑयल मिनिस्टर भी रहे जहां तक मेरा ख्याल है। तो उस वक्त जो वो अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकली इन्होंने नुकसान ही पहुंचाया अपनी पार्टी को। इन्होंने कभी कहा ये चाय वाला है, मोदी चाय बेच सकता है आईसीसी के बाहर, तो चाय वाला उन्होंने नारा ही उठा लिया। फिर उन्होंने नीच बोल दिया, बड़ा नीच व्यक्ति है, तो वो नीच जाति से जोड़ दिया गया। अब इस बार इन्होंने क्या किया, 48 घंटों से मणिशंकर अय्यर अपनी पार्टी के टारगेट पर है और इसकी शुरुआत मणिशंकर अय्यर ने ही की थी। हुआ यह कि मणिशंकर अय्यर केरल गए हुए थे, केरल गवर्नमेंट का एक फंक्शन था। केरल में लेफ्ट की सरकार है और 10 साल से सरकार है, इसी जो कॉम्बिनेशन है एलडीएफ, ये 5 साल में आते जाते रहते हैं। पहली बार हुआ कि 10 साल एलडीएफ चली वहां पे। तो राहुल गांधी को उम्मीद है कि इस बार हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन मणिशंकर अय्यर ने कहा नहीं जीतोगे। और इस प्रोग्राम में खड़े होके, लेफ्ट के प्रोग्राम में जहां चीफ मिनिस्टर खड़ा है लेफ्ट का बगल में, आपका दुश्मन वहां पर पॉलिटिकल दुश्मन, उसके सामने उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आप चुनाव जीतेंगे और आप ही को जीतना चाहिए चुनाव, आपने बड़ा जबरदस्त काम किया है यहां पर, और मैं गांधीयन हूं और आप किसी ने अगर इस देश में गांधी जी की विचारधारा को सही मायनों में जमीन पर उतारा है तो वो आप हैं। ये लेफ्ट के चीफ मिनिस्टर के लिए मणिशंकर अय्यर ने कहा और कहा कि मुझे यकीन है कि आप चुनाव जीतने वाले हैं। बस उनका ये कहना था और बवंडर खड़ा हो गया। एक ही तो राज्य है जहां पर कांग्रेस पार्टी सच में उम्मीद कर रही है कि वो सत्ता में आएगी और मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि यहां पर लेफ्ट जीतेगी, वो भी लगातार तीसरी बार। तो फिर इस पर वो मतलब मट्टी डालने का काम शुरू हुआ। तो पहले पवन खेड़ा जी आए जो पार्टी के प्रवक्ता हैं और सीनियर हो गए बहुत वो, और उन्होंने ट्विटर पर जाकर के, एक्स पर जाकर के लिखा कि मणिशंकर अय्यर पिछले बहुत वक्त से कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो जो भी कह रहे हैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कह रहे हैं, वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं करते और बहुत दिनों से उनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। उनकी इस बात को सेकंड किया जयराम रमेश ने। जयराम रमेश ने भी लिखा कि कुछ भी हो जाए केरल में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और जो कुछ कह रहे हैं पवन खेड़ा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब माइक पहुंचा साहब मणिशंकर अय्यर के पास कि आपके बारे में कांग्रेस कह रही है कि आप तो कांग्रेस में है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि राहुल जी भूल गए हैं कि मैं कांग्रेस में हूं। तो मैं उनको यह बता दूं कि मैं नेहरूवियन हूं, मैं गांधीयन हूं, मैं राजीवियन हूं, लेकिन मैं राहुलियन नहीं हूं। फिर उन्होंने कहा पवन खेड़ा साहब ने ऐसा कहा, उन्होंने कहा कि जो पार्टी पवन खेड़ा को अपनी पार्टी का प्रवक्ता बनाए तो वो यहीं रहेगी जहां है, ये कभी सत्ता में नहीं आएंगे। ये पवन खेड़ा जैसे आदमी को उन्होंने अपना पार्टी का प्रवक्ता बना रखा। फिर उन्होंने उनके लिए बड़े अपशब्द भी इस्तेमाल किए, चापलूस कहा, तोता कहा, पैरट कहा, एक आध ऐसे शब्द हैं जो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। ऐसी बातें भी उन्होंने कही, टट्टू भी कहा उनको। ये सब मणिशंकर अय्यर के कोटेड अलग अलग इंटरव्यूज में कहे गए शब्द हैं। बात यह आएंगे और बोले केसी वेणुगोपाल वर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी आज तक कांग्रेस पार्टी का कोई हुआ है तो केसी वेणुगोपाल है। ही इज अ राउडी। उन्होंने कहा वो राउडी है। तो ऐसा आदमी जब ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी है तो वो पार्टी कहां जीत सकती है। और बहुत सारी बात उन्होंने कही है। फिर उन्होंने इंडिया गठबंधन की कमान स्टालिन के हाथ में होनी चाहिए, ये दावा भी उन्होंने किया। और कुछ एक उनकी बातें हैं, लेकिन मणिशंकर अय्यर अब खुल के अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए। तो उनकी बातें मैं आपको सुना रहा हूं, फिर बात करेंगे कि इनकी बातें सच हैं या जो कांग्रेस कह रही है कि अब ये रिप्रेजेंट नहीं करते कांग्रेस को, उसको सीरियसली लेना चाहिए। I want you to please send a message to Pawan Khera that he is allied with Pinyari in Delhi. That is, he is allied with M.A. Baby in Delhi, and he is getting upset about my being allied with Pinarayi here. What kind of a Congress is he? And above all, how stupid can a party be than to make Pawan Khera the spokesman? There are 1 million people in the Congress who would make a better spokesman. This chap's just a puppet. He's saying whatever Jairam Ramesh tells him, he repeats the same thing. He's not a spokesman, he's a parrot. The Gandhi family is not only the Gandhi family.
is the Nehru Gandhi family. So it is built into the DNA of any congressman. Why should anyone be in the Congress when all of Mr. Rahul Gandhi's friends have departed for other shores? It's only because if you don't believe in the leadership of the Nehru Gandhi family, you wouldn't be in the Congress party. I am in the Congress party. I haven't left it. But of course, if Pawan Khera is going to expel me, I'll happily go outside and kick his backside after I left. India bloc is consolidated, and I think the best man to consolidate it is M.K. Stalin. Why? Because when Kamaraj was asked to become the Prime Minister of India in succession to Jawaharlal Nehru, he had one sentence to say to everybody who asked him. He said, "No English, no Hindi, out." So M.K. Stalin is the same position. So Rahul Gandhi can become the Prime Minister of India provided there is somebody to spend all his time consolidating the India bloc. And the one person who has been raising issues and not slogans. He has never said Chaukidar Chor hai. He has never said Vote Chor, Gaddi Chor. What Stalin has done over the past 1 year is to raise every single point. Rahul Gandhi has forgotten that I am a member of the party. And therefore, I am a Gandhian, I am a Nehruvian, I am a Rajivian, but I am not a Rahulian. तो ये साहब आपने मणिशंकर अय्यर साहब को सुना, कुछ छोड़ा नहीं उन्होंने एक्चुअली। केसी वेणुगोपाल छोड़ दीजिए, पवन खेड़ा छोड़ दीजिए, वो तो चले। राहुल गांधी पर जब वो सीधे आ गए, आई एम नॉट अ राहुलियन, बिल्कुल क्लियर उन्होंने कह दिया। और उन्होंने कहा कि राहुल जी अगर अपने आसपास ऐसे ही लोगों को रखोगे तो आप कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। मैं चाहता हूं कांग्रेस जीते और आप प्रधानमंत्री बनो, लेकिन ये हो नहीं पाएगा अगर ऐसे लोग आपके आसपास रहेंगे। तो ये मणिशंकर बम फटा साहब कांग्रेस पे कल, हालांकि परसों हो गया था शुरुआत। तो बात तो अटपटी है ना। आप केरल में जाके कह रहे हो लेफ्ट के चीफ मिनिस्टर में बड़े खड़े के बगल में ये साहब बड़ा जबरदस्त काम किया और आप ही जीतोगे अगली बार। नहीं तो कांग्रेस को तो इसी को डेमोक्रेसी कहती है ना। कांग्रेस तो बार बार इसको बड़े फख्र से बताती है कि हमारे यहाँ नेता लोग बोल सकते हैं। देखिए भाजपा में तो कोई नहीं बोल पाता है नरेंद्र मोदी अमित शाह के खिलाफ। तो कांग्रेस अगर इसको डेमोक्रेसी के तौर पर बताती है बार बार कि इंटरनेशनल डेमोक्रेसी है, तो इतना नाराज क्यों हो गए लोग? क्यों कहने लगे कि वो नहीं है? और अगर सचमुच मणिशंकर अय्यर को कभी पार्टी से निकाला गया है या वो नहीं, तो बताना चाहिए। बाकी देश ये जानता है कि मणिशंकर अय्यर अपने मन मिजाज के आदमी है और ये मूलतः यही कांग्रेस है। आप अगर किसी और से तुलना करें तो नहीं समझ में आएगा। आपको कहना है कांग्रेस समझना है तो मणिशंकर अय्यर को सामने रखिए। यही कांग्रेस है जो एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के साथ चलती है, जो ये कहती है कि जो हम कह सोचिए पवन खेड़ा को जो जिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं और कोई करता तो उसके लिए क्या क्या लोग सोचते। वो करें हमको निकालेंगे तो हम बाहर जाएंगे, बाहर से एक लात मार देंगे, मतलब कहां खड़े हो गए। लेकिन इस सब से इतर अगर गंभीर बात पर आए, जो मुझे लगता है जिसकी चर्चा करनी चाहिए और कांग्रेस में भी यह साहस होना चाहिए। जो व्यक्ति कह रहा है मैं नेहरूवियन हूं, गांधीयन हूं, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लेकिन राहुलियन नहीं हूं। और मैं पिछले 5 साल से 6 साल से एक बात कह रहा हूं कि ये कांग्रेस है ही नहीं, ये राहुल कांग्रेस है। ठीक है, इंदिरा जी ने भी कांग्रेस तोड़ी थी। क्या राहुल कांग्रेस का आधार पूर्णतः समाप्त हो गया है? क्या राहुल गांधी को कोई भी कांग्रेसी नेता मानने को तैयार नहीं है? आप स्टैलिन और ममता इन सबको छोड़ दीजिए, कांग्रेसी क्या नेता मानने को तैयार नहीं? उनके मन की बात ये बोल रहे हैं कि मैं राहुलियन नहीं हूं। यही सबसे बड़ा स्टेटमेंट। मैं थोड़ा सा कांग्रेस के सपोर्ट में मतलब ये बोलना चाहूंगा डेविल्स एडवोकेट होते हुए, मणिशंकर अय्यर का ये स्टेटमेंट आपसे कुछ टाइम पहले लगा कि मुझे जो दिया गांधी परिवार ने दिया और आज मैं गांधी परिवार की नजर से उतर गया हूं, तो फिर क्यों रो रहे हैं आप? भाई ठीक है, इसी परिवार ने आपको सब कुछ दिया था ना, मंत्री बना के रखा, इतने टाइम सब कुछ रखा आपको। अरे राजीव जी के बाद, सोनिया गांधी यूपीए में भी मंत्री थे ना, ये बिल्कुल राजीव जी के बाद भी मंत्री रहे ना। तो आज नहीं है, आज राहुल गांधी अपने पसंद के नेता ले आ गए। तो आप और आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं स्टालिन को इंडिया ब्लॉक का चेयरमैन बनाओ। क्यों? क्योंकि वो नारे नहीं लगाता, मुद्दे उठाता है। उसने कभी चौकीदार चोर है, सूट बूट की सरकार, ये नहीं कहा। तो ये भी तंज आप राहुल गांधी पे कसर कि तुम्हारे नारों का कुछ नहीं होता। मूल मुद्दा वही है ना,
भाई ये कहना किसी भी पार्टी में जिसको जो मिला होता है, अब ये सूची लेके बैठ जाएं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो हम ही ने दिया, गुलाम नबी आजाद को तो हम ही ने दिया। अहमद पटेल के बच्चे क्यों नाराज हो जाते हैं भाई? अहमद पटेल तो पार्टी ही चलाते रहे, उनके बच्चे नाराज हो गए। और अगर मणिशंकर अय्यर को सब कुछ पार्टी ने दिया तो ठीक बात है, सब कुछ के बाद अगर वो बोल रहे हैं तो इसका मतलब वहां रहने की गुंजाइश नहीं है। इसको आप समझिए, अगर सब कुछ के बाद वो इस स्थिति में है, इसका मतलब जो कांग्रेस की लीडरशिप है उस पर मैं और कुछ देखता ही नहीं, और सब तो मणिशंकर अय्यर बोलते रहते हैं। उनका सारा जोर उन्होंने जो बोला राहुल गांधी के लिए बोला, किसी वेणुगोपाल और पवन खन्ना, बाकी तो मणिशंकर अय्यर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन लीडरशिप इशू है कांग्रेस के भीतर, वो कांग्रेस को साहस दिखाना पड़ेगा। और केशव वेणुगोपाल पर भी जो बोले तो राहुल गांधी पर ही ना, कि ऐसे लोग रखोगे तो यहीं रहोगे जहां पर हो। जी आप कुछ बोल रहे हैं। आप देखिए, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। वो गांधीयन तो कहीं से नहीं है, और अब व्यक्तिगत टिप्पणी हो जाएगी जब बोले, लेकिन इस्तांबुल एयरपोर्ट पे जब हम चले तो फ्लाइट में एक ही जगह अगल बगल में, तो जो वो खा पी रहे थे वो गांधी जी तो खाते पीते नहीं थे, वैसा वो काम नहीं कर रहे थे। दूसरी बात, गांधी जी कभी दूसरे को हर्ट करने वाली भाषा का प्रयोग तो करते नहीं थे कि इस प्रकार से। आप चाहे गांधी को आप किसी चीज़ के लिए बोल दें, लेकिन गांधी के इन शब्दों के लिए तो आप नहीं कर सकते। हाँ, वो कांग्रेस के गांधी नेहरू पे वफादार व्यक्ति रहे। होता क्या है कि जब आप हमेशा आपको मिलते रहता है और कभी आप सत्ता के ये से वंचित हो जाते हैं, तब आप ऐसे कटु व्यंग। आप सुब्रमण्यम स्वामी का क्या था? सुब्रमण्यम स्वामी को हमेशा लगता था कि उनसे बड़ा कोई देश का फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हो सकता। निर्मला सीतारमण जो है वो बेवकूफ, अरुण जेटली वो बेवकूफ, यशवंत सिंह वो बेवकूफ, सारे बेवकूफ उनको लगता था। सुब्रमण्यम स्वामी को लगता था कि अकेले मैं ही एक देश का फाइनेंस मिनिस्टर बन सकता हूं। और जैसे ही वो चीजें नहीं हुई, यदि आप पार्टी के अंदर हैं, किसी भी संगठन के अंदर हैं, तो उसकी एक अपनी मर्यादाएं होती है। और आप आज राहुल गांधी के साथ हैं, मतलब मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी हो, मैं इसलिए साथ खड़ा हूं। हाँ। मैं इसलिए खड़ा हूं, ये दिन याद किया जाए। नहीं याद कीजिए, मैं इसलिए खड़ा हूं क्योंकि आज मैं मणिशंकर के खिलाफ हूं। सही राइट, मैं भी सहमत हूं, मैं सहमत हूं आपसे, लेकिन सब कुछ ले लिया। मैं राहुल गांधी के साथ नहीं खड़ा हूं, मैं मणिशंकर अय्यर के साथ। आज मैं आपको मणिशंकर अय्यर के खिलाफ कर रहे हैं। एक नहीं, 3 विषय में आपको कोई भी व्यक्ति सच बोले तो उसके साथ एक, ये तो एक हो गया। अभी आप सब पे कमेंट कीजिएगा। मणिशंकर अय्यर ने और भी बहुत सारे सच। हाँ, आगे एक मामला चल रहा है पंजाब में। अरे सारे इलेक्शन स्टेट्स है, केरल में अभी इलेक्शन है, पंजाब में अगले साल इलेक्शन है, और तीसरा आसाम में अभी इलेक्शन है। आसाम वाला मामला थोड़ा लंबा है, वो भी बताऊंगा, पहले पंजाब वाला सुन लीजिए। नवजोत सिंह सिद्धू ब्लू व्हाइट बॉय थे, खासकर प्रियंका गांधी वाड्रा के कहा जाता है, और उनकी वो अब बिल्कुल साइडलाइन है। उसके बाद उनकी वाइफ थी, उन्होंने कहा कि साहब कांग्रेस में तो वही चीफ मिनिस्टर बन सकता है जो 500 करोड़ का सूटकेस पकड़ा दे पार्टी को। उसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिया गया। अब उन्होंने कल एक बयान दिया, उन्होंने कहा मैं 8 महीने से राहुल गांधी से मिलने का वक्त मांग रही हूं। ये उनके सारे बयान और एक्सपेंशन तो बड़े रिसेंट है। वो कह रही है मैं 8 महीने से मिलने का वक्त मांग रही हूं, मुझे वक्त नहीं मिला, और मैं उनको ये बताना चाहती हूं कि पंजाब में आपने जिन लोगों को पार्टी दी है वो पार्टी खत्म कर रहे हैं, और इन्होंने टिकटें बेची हैं, तो आप कैसे जीतोगे। फिर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लीडर हैं, लेकिन अगर लीडर को यह नहीं मालूम कि वो मेरी नाक के नीचे क्या हो रहा है, तो फिर वो उस कुर्सी पर बैठने का हकदार नहीं है। उनका भी डायरेक्ट हमला जो है राहुल गांधी के ऊपर है। For the past 8 months, I have been asking for a time to tell him that your people, your president or your person appointed in Punjab is not doing justice to Punjab. He's killing Congress in Punjab. And if you are not aware of what's happening beneath you, then I'm sorry. You don't deserve that chair. Why are you talking against corruption when your own people are corrupt? And you're liking those corrupt people around you. यानी आप भ्रष्टाचार के खिलाफ जितना मर्जी बोलो, लेकिन आपको भ्रष्ट आदमी अगर पसंद आ रहे हैं तो फिर आपका कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है उस पर बोलने की। इनके लिए भी लेकिन वही, इन्होंने पूरा बयान में क्या बोला आपको मालूम है? इन्होंने बोला है कि मुझसे कहा गया था कि नवजोत सिंह सिद्धू मेरे हस्बैंड, वो उनका नाम भी नवजोत सिद्धू है, वो डिप्टी सीएम बनेंगे और उनको 7 पोर्टफोलियो मिलेंगे और मैं एमपी बनूंगी, और हमको कुछ नहीं दिया। इनका भी रोना वही है, लेकिन निशाना राहुल गांधी। दोनों बातें ठीक हैं, दोनों लोग एक ही तरफ खड़े हैं। जब कुछ नहीं मिला तो निशाना राहुल गांधी होता है। नवजोत सिद्धू के साथ भी यही है, मणिशंकर अय्यर के साथ भी है। मणिशंकर अय्यर को तो सोचना चाहिए, उन्होंने तो बहुत एंजॉय किया है कांग्रेस को, और कांग्रेस में रहे हैं। वो गांधीवादी हैं कि नहीं है, लेकिन नेहरूवियन हैं। इंदिरा गांधी के साथ भी उनका वो रहा, राजीव गांधी के तो बहुत क्लोज लोगों में से रहे। राजीव गांधी के वक्त उनकी बड़ी
वो चलती थी, वो फर्स्ट नेम से बुलाया करते थे। 2 लोगों का मुझे याद है राजीव गांधी के वक्त में, R.K. धवन और मणिशंकर अय्यर, ये नाम लेके बुलाते फर्स्ट नेम से, समझे। तो वो उस तरह के पावरफुल लोग रहे। अब आज पावर में नहीं है तो थोड़ा सा परेशानी जाहिर है कि उनको हो रही है। चैलेंज टू राहुल गांधी, ये तो दोनों सीरियस चैलेंज नहीं, सीरियस चैलेंज कोई नहीं है। मणिशंकर अय्यर तो राहुल गांधी के लिए कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि वो अब न तो पार्टी में है भी तो मतलब नेम से जैसा है, और नवजोत भी नहीं है पार्टी में, तो उनका मुद्दा नहीं है। लेकिन राहुल गांधी को सोचने के लिए है, भले ही वो है कि नहीं है, लेकिन वो बात जो कर रहे हैं वो तो ठीक बात कर रहे हैं ना। मैंने शायद पहले चर्चा की थी, क्योंकि एक बड़े पुराने कांग्रेस के, पुराने नहीं मतलब वो अभी भी हैं, उनका कि 3 साल चाहिए मिनिमम राहुल गांधी से मुलाकात के लिए, समझे? सुन रहे आप बात? हाँ मैं समझ गया सर। 3 साल चाहिए होते हैं एक आदमी को राहुल गांधी से मिलने के लिए। ये एक सर्किल जो है उसमें उस तरह की बात होती है। वेणुगोपाल साहब को लेकर कौर जी ने 2 साल 4 महीने पहले ही बात कर दी। राहुल जी को लेकर ये बात होती है, और वेणुगोपाल को लेकर हमेशा ही निशाने पर राहुल गांधी रहे हैं। मणिशंकर जो बात कह रहे हैं वो ठीक बात होगी, लेकिन अब आप सोचिए कांग्रेस का नेता हो, वहां पर जाकर यदि लेफ्ट के चीफ मिनिस्टर की बात करेगा तो जाहिर है नाराज होंगे ही। नहीं, वो तो बिल्कुल जेन्युइन बात थी, लेकिन मुझे वो स्टालिन वाली बात उनकी इंटरेस्टिंग लगी। अभी मैं आसाम पे आ रहा हूँ, राहुल जी जो उन्होंने कहा ना कि स्टालिन ने कभी नारे नहीं लगाए, चौकीदार चोर है, सूट बूट की सरकार है, उन्होंने मुद्दे उठाए, फेडरलिज्म की बात की। तो वो ये भी तो कह रहे हैं, अच्छा उस सांस में ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि भाई कामराज का एग्जाम्पल दिया कि कामराज से कहा आप पीएम बन जाओ, तो कामराज ने कहा नो हिंदी नो इंग्लिश हाउ, तो ऐसा ये प्रॉब्लम स्टालिन की। तो वो कह रहे हैं अच्छी बात यह है कि स्टालिन पीएम कभी नहीं बन पाएंगे, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक का चेयरमैन बनाओ स्टालिन को, क्योंकि स्टालिन सीरियस आदमी है, राहुल जी की तरह नारे नहीं लगाता। मणिशंकर अय्यर के बड़े सारे बयान याद आ जाते हैं जब वो ऐसी बातें करते हैं ना। तो 2014 में उन्होंने कहा कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा, बोला था ना ये। अब बोल रहे हैं कि भाई केरल में आप जो है लेफ्ट की सरकार आएगी, कितना विश्वास करें इन पे। और जिस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं कि सावरकर और जिन्ना एक जैसे एक ही तरह के व्यक्ति थे, तो इस तरह के बयानों में भी मतलब 84 साल के इस व्यक्ति को अब क्योंकि राजनीति में जो है कुछ मिल नहीं रहा है तो वो अलग अलग जगह तलाश रहे हैं। अब 84 साल में उनको लेफ्ट अच्छा लगने लगा है तो क्या बात करें। नवजोत सिद्धू देखिए वो तो पार्टी से हट गई हुई हैं, लेकिन नवजोत सिद्धू तो हैं, खुद तो हैं। जो नवजोत कौर हैं उनकी भी वो पार्टी से हट गई हुई हैं। वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की है उन्होंने इन्हीं बयानों में। नहीं, मैं उनके हस्बैंड की बात कर रहा हूँ, वो तो अभी भी फॉर्मली वो तो आजकल कुछ कर नहीं रहे ना, वो तो आजकल जो है टीवी शोज में पैसा कमा रहे हैं, तो खैर वो अलग तरह पे है। और वैसे भी वो कौन से जो है जो आप इन दोनों बातों को सीरियसली नहीं लेते राहुल गांधी के लिए। ये मतलब मैं मणिशंकर अय्यर को सीरियसली चैलेंज के तौर पे नहीं लिया जा सकता। और राहुल गांधी उन्हीं लोगों को अपने पास रखेंगे ना जिनसे उनको फायदा हो रहा है। मणिशंकर अय्यर तो बता दूं, फिर आ जाऊं। तीसरा बड़ा मामला है वो आसाम वाला मामला। आसाम वाला सीरियस है वहां पर, क्योंकि ये 2 राज्य थे। केरल में सबसे ज्यादा उम्मीद है कांग्रेस को, उसके बाद आसाम में, कि टक्कर तो है लेकिन हम आ सकते हैं। अब यहां सुनिए क्या हुआ। एक इनके बड़े सीनियर लीडर है भूपेन बोरा, ये आसाम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं पहले, और इस वक्त ये कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है। चुनाव से पहले कैंपेन कमेटी का चेयरमैन ही सब कुछ होता है। सही तो क्या कह रहा हूं सर? प्रधानमंत्री मोदी भी 2014 से पहले कैंपेन कमेटी के इंपॉर्टेंट लीडर हैं, तो बेसिकली वो लीड करता है पार्टी को। वो आदमी उसने घोषणा की कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं और मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया लीडरशिप को। अच्छा, जो नाराजगी थी वो नाराजगी ये थी, उनकी 2 बातें बताई गई, क्योंकि उन्होंने कुछ रीजनल टीवी पर भी बातें की हैं। उन्होंने ये कहा कि पहली बात तो ये कि एक जगह पर उन्होंने कहा कि पार्टी बहुत घोर मुस्लिम तुष्टीकरण में लिप्त है। दूसरा, जो ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने बातें कही कि मुझसे ये कहा गया था कि आप अलायंस पार्टनर से सबसे बात कीजिए, आप पॉइंट पर्सन होंगे, और मेरे साथ किसी और को लगा दिया गया बाद में। बेसिकली दिल्ली से किसी को मेरे साथ लगा दिया गया, तो इनको लगा कि मेरी अथॉरिटी को चैलेंज किया गया, और ये दोनों बातों से नाराज थे। इन्होंने जाहिर है कि कुछ बात करने की कोशिश की होगी, जैसा बता रहे हैं 3 साल लगते हैं राहुल गांधी से बात करने के लिए, बात नहीं हो पाई। मेरे को किसी ने बोला, तो वो उन्होंने फिर गुस्से में जो है पार्टी छोड़ दी। लेकिन फिर उनकी राहुल गांधी से बात कराई गई। तो पहले आप इनकी बात सुनिए जो इन्होंने अपने इश्यूज बताए थे। अपना रिजिग्नेशन कांग्रेस हाईकमान को भेजा सुबह 8 बजे। तो मैंने विस्तार से लिखा क्यों ऐसा सिद्धांत लेना पड़ा, वो भी मैं इससे ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। जब ज़रूरत होगा मैं सांबादिक लोगों को खुद इनवाइट करके
पूरा बात विस्तार से बताएंगे। अब कांग्रेस के भूतपूर्व सभापति थे, क्या गौरव गोगोई के साथ कुछ अनबन हुई या रकीबुल हुसैन के साथ खबरें आ रही है? ये कोई व्यक्तिगत चीज नहीं है। इस पार्टी को मैंने 32 इयर्स दिया, 94 में मैं पार्टी में ज्वाइन किया। ये सिद्धांत कोई सिर्फ व्यक्तिगत। अच्छा, अब इसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा ने बोला कि मेरी जो है वो बात हो गई है भूपेंद्र बोरा से, और बहुत सारे लोग हमारी पार्टी में आना चाहते हैं लेकिन हम सबको टिकट नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये आखिरी हिंदू बचा था, आखिरी हिंदू लीडर बचा था कांग्रेस पार्टी में, और उसने भी छोड़ दी पार्टी। अब आप समझ लीजिए कि इस आदमी के साथ क्या किया गया होगा। ये हेमंता जी की बात सुना दीजिए। He was the last Hindu leader in the Congress party without family background. Bhupen Bora was the last Hindu leader in Assam Congress whose father or mother did not occupy the post of MLA or minister. His resignation carried a symbolic message that in Congress, no one from the normal family can prosper. I welcome the resignation. However, he has not contacted us for any joining program. I told it to all of you 3 years back that we are ready to welcome Bhupen Bora. We are ready to give him a safe seat from BJP perspective. अब लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने मुझे पहली बार मतलब बहुत अरसे के बाद दिखाई दिया डैमेज कंट्रोल किया। तुरंत राहुल गांधी से बात कराई गई भूपेंद्र बोरा की, क्योंकि लग रहा था कि यह चोट बड़ी होगी। तो इसके बाद जो वहां पर प्रभारी हैं भंवर जितेंद्र सिंह वो एक्टिव हुए, गौरव गोगोई पीसीसी प्रेसिडेंट हैं वो एक्टिव हुए, और इन्होंने मिलकर भूपेंद्र बोरा की राहुल गांधी से बात कराई गई। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया, बगल में दोनों लोग बैठे, भूपेंद्र बोरा भी बैठे, और कहा कि राहुल गांधी से 15 मिनट इन्होंने अभी बात की है, सारे गिले शिकवे इनके दूर हो गए हैं, परिवार है, परिवार में मतभेद जो है वो हो जाता है, लेकिन राहुल गांधी से बात करके माना वो आदमी, ऐसा अभी तक दावा किया जा रहा है। अब इसके बाद आगे क्या होगा अभी नहीं कह सकते, वो आप सुनिए। राहुल गांधी जी के साथ भी इनकी बात हुई, दिन में आदरणीय केशव वेणुगोपाल जी के साथ भी भूपेंद्र बोरा जी की बात हुई है। तो हम सब में जो बेचैनी है और हम सब जो तहे दिल से भूपेंद्र बोरा जी को हमने अपना इस्तीफा पत्र वापस लेने के लिए जो पूरे ताकत से हमने बात को रखा है। भूपेंद्र बोरा जी ने अभी कहा कि उनको कुछ समय चाहिए, मतलब अभी मामला बाकी है। भूपेंद्र बोरा कह रहे हैं मुझे अभी थोड़ा समय चाहिए। अब आज दावा आज के लिए कहा हुआ था हेमंता बिस्वा शर्मा ने कि मैं घर पे जाके मिलूंगा भूपेंद्र बोरा से, मतलब भूपेंद्र बोरा अभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं, यही मतलब हुआ ना त्रिपाठी जी। और मतलब मुझे ये जानना ये है कि ये आदमी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि राहुल गांधी 15 मिनट बात कर रहे हैं इनसे। देखिए, एक तो सबसे पहले कि बोरा कम्युनिटी वहां बहुत ताकतवर है असम में, इसको आप समझिए पहला। दूसरा, जो हेमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं उसको समझिए। अगर ये निकल कर चले जाते हैं तो जो गौरव गोगोई का थोड़ा बहुत सपना है वो भी डेंट हो जाएगा। वैसे भी पिछले 5 सालों में हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के लगभग सारे पॉकेट्स के बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ही बना दिया है। अब सोचिए, वो कह रहे हैं कि हम इनके लिए भी सेफ सीट देंगे। सवाल यहां यह है कि राहुल गांधी से बात के बाद भी ये गुंजाइश है कि हम सोचेंगे। हाँ। राहुल गांधी से बात के बाद भी तो आपने बात क्यों कराई? आप टॉप लीडरशिप से तब बात कराते हैं जब वो कोई एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन देगा, वो बताएगा भैया अच्छा ठीक है आपके ये ग्रीवांस हैं, हमने इसको इशू को एड्रेस कर दिया। अगर लीडरशिप इशू एड्रेस नहीं कर पा रही है तो फोन पे हेलो हाय कराने के लिए और टीवी पे सौरभ जी कहते हैं देखिए इस बार तो बड़ा कमाल हो गया, राहुल जी ने जल्दी से बात कर ली, इसके लिए है वो बातचीत। ये तो बड़ा विचित्र। फिर राजनीति में क्यों टॉप लीडरशिप का मतलब सीधा है कि वो समस्या सुलझा दे, वो कहे भाई ये हो गया खत्म बात, और वो मान जाए, वो कहे कि हमारी राहुल जी से बात हो गई, हमारी अब कोई शिकायत नहीं। ये तो सीरियस मामला है ना सर? मामला सीरियस है, ये मामला सीरियस है, और इसलिए भी कि वो इलेक्शन कमेटी के उसके कैंपेन कमेटी के इंचार्ज हैं, तो एक बड़ा झटका लगता है। अब क्या हो रहा है, राहुल जी के साथ बात होकर क्या हुआ, और हेमंता बिस्वा अब उन्होंने समय चाहा है तो इसका मतलब दोनों डील्स को वो देख रहे होंगे, ऑफर दोनों ऑफर सुनना चाहते होंगे कि वो कहाँ से हेमंता बिस्वा शर्मा कौन सी सेफ सीट देना चाहते हैं और राहुल गांधी जी उनके लिए क्या कर सकते हैं, इन दोनों की बातें। और ऐसा नहीं है कि लीडरशिप ने कह दिया तो वो मान ही जाते हैं। अभी बहुत सारे किस्से आपको याद आ जाएंगे बीजेपी में, तो सीधे फोन पर आपने लाइव देखा था कि क्या हुआ।
तो ये तो चलता रहता है, सब लोग अपने ऑफर को मगर देखते ये हैं राज क्षेत्र में। ये एक बड़ा चैलेंज है सर। एक छोटा कमेंट। देखिए, मुझे लगता है कि आसाम के अंदर जो है वो डिलिमिटेशन के खासकर बाद में कांग्रेस के लिए कोई बड़ी संभावना है इस आने वाले चुनाव में भी नहीं है। यदि निकल करके आ जाते हैं, जो त्रिपाठी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो एक बहुत मजबूत कम्युनिटी है, उसका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और ये बहुत बड़े नेता हैं उनके। ऐसे में आसाम कांग्रेस के लिए जो संभावनाएं थोड़ी बहुत दिख भी रही थी वो भी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, ये आसाम के लिए है। लेकिन मतलब कि बहुत बड़ी कम्युनिटी 5-6% की कम्युनिटी है। 6% बहुत बड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है, चले। पर शेड्यूल्ड ट्राइब में बड़ी कम्युनिटी है, 35% की है। और दूसरा, देखिए, कोई नेता नाराज होगा, वैसे तो ये बात है कि उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है बातचीत के बाद, लेकिन कोई भी अगर नेता नाराज होता है तो लोग बात करते हैं। और गौरव गोगोई से आपका ज्यादा प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम तो गौरव गोगोई से है कि गौरव गोगोई को इतना सारा कुछ मुझे भी समय चाहिए सोचने का। राहुल गांधी से वो तो ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर मेरे घर आना चाहेगा मना थोड़ा करूंगा, तो ये सब बातें भी हुई है। तो खैर वो ठीक पर ये बात है कि अभी तक जो बातें हैं कि इस्तीफा उन्होंने वापस ले लिया और जो कांग्रेस आला कमान है वो मनाने के लिए तैयारी कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ हैं। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। पाकिस्तान एक बार फिर वर्ल्ड कप में हारा, स्कोर हो गया 8-1 वर्ल्ड कप T20 में। और इसके बाद जो वहां रिएक्शंस आ रहे हैं वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे। बहुत नाराजगी है, आज थोड़ी और सीनियर लेवल पर नाराजगी बढ़ गई है। पहली खबर तो मैं आपको ये बताता हूं कि बताया जा रहा है आसिम मुनीर इस हार से बहुत ज्यादा नाराज और खफा है और उसने इस बारे में सीधे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से शिकायत की है, मोहसिन नकवी की, जो पीसीबी का चेयरमैन भी है और पाकिस्तान का होम मिनिस्टर भी है। आसिम मुनीर का कहना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी तैयारी ठीक से नहीं की, मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा कमी रही और उसमें यह भी दावा किया गया है कि अगर आपको लगता था कि टीम कमजोर है और ऐलान कर दिया था कि बांग्लादेश की सपोर्ट में हमें नहीं खेलना है, तो मैच नहीं खेलना चाहिए था। मतलब वो बेसिकली खबर जिसने दी है वो ये क्लेम करना चाह रहा है कि आसिम मुनीर ने उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात पे, अच्छा चलो खेलना खेलो, नहीं खेलना नहीं खेलो। लेकिन अब वो कह रहा है कि हार नहीं जाना था तो ना खेलते। उसकी दूसरी शिकायत इस बात पे है कि हार गए और जब मोहसिन नकवी साहब को याद है पूछा गया था कि जब आईसीसी पाकिस्तान गई थी ये बातचीत करने के लिए कि ये मैच में खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, तो मोहसिन नकवी से सवाल हुआ था कि वो आईसीसी वाले धमका रहे हैं कि आपका बड़ा नुकसान कर देंगे हम। तो उन्होंने कहा कि ना मैं डरता हूं, ना सरकार डरती है और ना फील्ड मार्शल साहब का तो आपको पता ही है, वो तो बिल्कुल भी नहीं डरते। तो वो इस बात से भी नाराज बताया जा रहा है कि खामखा के मामलों में मेरा नाम ना लिया करें। तो ये तो हुई पहली बात। अब इसके बाद आप सोचिए रिएक्शंस जो है किस किस किस्म के। एक ये बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है मोहित पीरजादा, उन्होंने कहा कि हम चाहे वर्ल्ड कप हार जाए, चाहे हम भारत पे इल्जाम लगाएं कि तुमने हमारा पानी रोक दिया, तुम वहां डैम बना रहे हो, चाहे हमारी लड़ाई हो जाए, चाहे कोई मामला हो जाए, हम परवाह नहीं करते। क्यों? कि वहां पर बम है। क्या कर लोगे? तुमने हमको हरा दिया वर्ल्ड कप में, और हरा लेना, हमारे पास बम है। पाकिस्तान का हर बात के बाद एक ही जवाब है, बम। वैसे मैसेज ही है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को कि ज्यादा डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है और हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम को, हिंदुस्तान के लोगों को ज्यादा अतराए ना, हमारे पास बम है। अगर हमने ज्यादा मैचेस हार लिए, अगर हमने 11 मैच भी आपसे हारे, फिक्र न करें, हम बम चला देंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई और उम्मीद नहीं। हम हर चीज में, हमारा हर चीज का सोल्यूशन है हमारे पास, वो बम है। तो ये बात हंसी मजाक की नहीं है, इसको आप ऐसे समझिए कि पाकिस्तान की सारी पॉपुलेशन वो इस अफीम पे पैदा की बड़ी हुई है कि आपके पास न्यूक्लियर हथियार है। आप दुनिया के चुनिंदा देशों में आते हो तो भले ही घर में रोटी नहीं हो लेकिन बम है। तो ये जो एक सेंटिमेंट है ये वहां हर आदमी के मन में कूट कूट के भरा हुआ है। इस बात को ये आदमी कह रहे थे कि मैच भी हार जाते हैं तो हम तसल्ली ये कह के खुद को देते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है। सर होने को तो बाबर भी था उनके पास अभी मैच में, उसको भी तो वो बम ही मान रहे थे। लेकिन ये बात सही है कि मतलब ये बम वाली बात पाकिस्तानियों में हमेशा से वो उनके दिमाग में ये भरा हुआ है कि हिंदुस्तान से डरना नहीं या दुनिया में किसी, क्योंकि बम है उनके पास। और बम भी इतना बड़ा लेकर आए कहीं कहीं से बनवा के, ऐसा नहीं है ना, इंपोर्टेड है। अभी मोहसिन नकवी की बात हो रही थी। पाकिस्तान पूरी तरह से पूरा, मैं बार बार इसकी चर्चा करता हूं कि वहाँ जो नई जनरेशन है वो इतनी एंटी इंडियन माइंडसेट के साथ ग्रो करती है। वहाँ पर जो पूरा का पूरा फीड उनको किया जाता है, अपब्रिंगिंग जो की जाती है वो उसको लेकर होती है। और बाकी बम की बात इसलिए की जाती है कि और चीजों की चिंता मत करो, तो तुम्हारा ध्यान असली बात ये है। अब मोहसिन नकवी तो मैच देख रहा था और जैसे विकेटें गिरने लगी तो वो उठ के चला गया। इसका भी लोगों ने मजाक बनाया कि इंडियन यूट्यूबर का दिखा रहा हूं आपको, वो बता रहा है कि मोहसिन नकवी भाग गया लेकिन पाकिस्तान में घरों में झगड़ा हो गया। देखिए
कभी कभी हमें लगता था कि ये जानबूझ की वीडियो बनाने के लिए ऐसा करते हैं, सच में झगड़े हो रहे हैं वहां घरों पे। लेकिन सबसे मजेदार बात की इनके एक्स कैप्टन वसीम अकरम ने। ये बयान पिछली हार के बाद आया था, लेकिन मैं यहां सुना रहा हूं क्योंकि ये अमर बयान है, इनका जारी रहेगा। सर ये कहते हैं पूरा सुना दूंगा तो आपको मजा ही खत्म हो जाएगा, सुन लीजिए। बड़े हाथ से हाथ उठा के हारना समझ नहीं आई, बिकॉज एक तो टॉस बड़ा क्रूशल था। आप जाते हो टॉस पे अपनी स्ट्रेंथ पे, अगर आपकी स्ट्रेंथ है बैटिंग आप चेस करते हो, अगर आपकी स्ट्रेंथ है बॉलिंग आप डिफेंड करते हो। तो हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो थे स्पिनर्स, स्लो विकेट पे सेकंड बॉलिंग। खैर अगेन पंजाबी में कहते हैं ना, फुप्पी नू मुच्छा होंदी है चाचा कहते, सर मुच्छा मैंने अच्छा लफ्ज यूज। गलतियां तो बहुत की हैं, गलतियां तो आप लोग भी निकाल रहे हैं। हम पैनिक हो गए जब 170 चेज करने आए, 170 तो स्कोर हो भी बहुत ज्यादा गया था। जब वो विकेट 47 पे 1 विकेट 6 ओवरों में, तो उस्मान तारिक को हमने किस लिए रखा था? देखिए क्रिकेट में जो कप्तानी होती है ना, वो एक होती है कि यार 1 ओवर नया बॉल ये करेगा, 2 ओवर ये करेगा, 2 ओवर, मगर देन T20 में आपने उसी वक्त चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर विकेट चाहिए थी तो नए बॉलर को ले आते 1 आधे ओवर के लिए। ये तो इस मैच के बाद वाला बयान है। मैं जिसकी बात कर रहा था, वसीम अकरम ने स्टेटमेंट दिया कि एक आदमी सर वो एक ज्योतिषी के पास गया, नजूबी बोलते हैं उर्दू में अरबिक में, उसको हाथ दिखाने गया। उसने बोला तू बहुत गरीब है। उसने कहा फिर आगे और तू बाद में और गरीब हो जाएगा। उसने कहा फिर तू बहुत गरीब हो जाएगा। बोला सर फिर? बोला फिर तू आदी हो जाएगा, फिर तो यूज टू हो जाएगा। तो हम यूज टू हो गए, पाकिस्तान कह रहा है हम यूज टू हो गए इंडिया से। इसका एक अलग एनेक्डोट है। एक आदमी गया, बोला तुम पर शनि की ग्रह दशा है। बोला क्या करना होगा इसका? बोला 1 किलो सोना दान करना होगा। बोला हम सोना कहाँ से होगा, इतना हमारे पास है ही नहीं। बोला 1 किलो पीतल दान कर दो। बोला हमारे पास वो भी नहीं है। तो बोला 1 किलो सोना तो 1 किलो लोहा तो दान कर सकते हो। तो बोला 1 किलो लोहा भी नहीं है। तो बोला फिर शनि क्या बिगाड़ लेगा तेरा? अरे लेकिन उनको पाकिस्तान को एक बात बहुत बुरी लग रही है। उन्होंने कहा कि रिंकू सिंह और तिलक वर्मा से भी बॉलिंग कराई, ये तो जलील करना था। बात तो सही है, और उनको विकेट भी मिल गए। उल्टी बड़ी बात तो ये नहीं वो बड़ा गजब था। वो जब रिंकू सिंह को जब बॉलिंग दी ना, तो हम लोग भी देख रहे थे, लगा यार इसको क्यों दे दिया, तो लगा ही कि उसको मौज लेने के लिए कर रहे हैं। और उसमें भी सोचिए कि विकेट गंवा के चले गए। तो आपने चाहे वसीम अकरम के हवाले सुनाई या प्रोफेसर साहब ने सुनाई, हाल पाकिस्तान का वही है। बिगाड़ क्या लोगे हमारा? अब इसके बाद कहां बिगाड़ के जाओगे भाई? तो पाकिस्तान का हाल वही हो गया है। नहीं, कमेंटेटर उस समय जो था, कमेंट्री बॉक्स से बोल रहा था कि भारत जो है अगले खेल की तैयारी कर रहा है। हाँ, एकदम यही बोला कि अब वो प्रैक्टिस शुरू कर दिया। एक बात और बुरी लगी पाकिस्तानियों को, हराया वो ठीक, तो यार हरा के सेलिब्रेट तो करते तो ना कुछ कूदते पानते, कुछ जम करते, लगा कुछ ऐसा तो लगता कि तुमने कोई बड़ा काम किया है हमें हरा के। ये नया था, और ये तो चुभने वाली बात है। ये जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजाइज किया गया था। सूर्य कुमार यादव ने पूरी टीम को बोला था कि आप कोई गाली नहीं देंगे, स्लेजिंग नहीं करेंगे। अच्छा, किसी पीछे से बोलते हैं ना, जब क्रिकेटर कोई भी बैट्समैन खेल रहा होता है तो पीछे विकेट कीपर या बाकी सब करते हैं, तो कह रहे कोई ऐसा नहीं करेगा, बिल्कुल सीरियसली खेलेंगे। तो वो ज्यादा चुभाने के लिए शायद सूर्य कुमार यादव ने सब। ये तो ठीक है भाई, कोई आदमी सेलिब्रेट करता है तो लगता है यार इन्होंने बड़ी टक्कर दी, चलो मतलब मजा आया खेल के, जीत का वो लगता है। इसके साथ फीलिंग ही नहीं आई, जीतने का भी मजा नहीं आया ना। और फिर उन्होंने कहा 8 में से 7 बार तो जीत चुके हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने इसको बड़ा सिर पे चढ़ा रखा है कि पाकिस्तान के साथ मुकाबला, जंग, ये वो। बोले 8 बार में से 7 बार वो हरा दिया। अब कितनी बार आप ये मानोगे कि वो बड़ी टीम है? हालात बदल गए, अरमान बदल गए, क्या है वो। वैसे जो है मतलब मुझे कई बार लगता है, फिर से कह दूं, ये थोड़ा बम वाला छोड़ दें तो बढ़िया कॉमेडी करते, इनका धंधा भी अच्छा चलता। भारत में रहते कहाँ ये जाके ये इस्लामिक जिहाद के चक्कर में, बम के चक्कर में, धाए धुई के चक्कर में कहाँ पड़ गए ये सब। ये बढ़िया करते और हम इनको सब कुछ देते। लेकिन सर किसी की तकलीफ पर इतना हंसना है ना वाजिब। अरे नहीं, वो तकलीफ में कहाँ है, वो तो मतलब वो तकलीफ तो बहुत रिएक्शन भी गजब आते हैं वहां से। क्या विजय जी, अभी तो आपने बोला उनके पास बम है। भले बच्चा नहीं दम है लेकिन बम है। एक मैंने देखा घर में एक छोटी सी लड़की, ये थोड़ी ये नाइंसाफी भी है टीमों के साथ ना, जो इतना दिल लगा लेते हैं किसी से, चाहे आप आशिकी में दिल लगाए या क्रिकेट में दिल लगाए। नहीं, मैंने उस दिन जब नहीं टूटता है दिल, तो जब दिल टूटता है सर तो क्या होता है। नहीं, मैंने स्टूडियो में उस दिन नहीं कहा था कि भाई खेल तो खेल प्रोफेसर है, साहब से क्यों पूछ रहे हैं? खेल तो खेल है, कुछ भी। स्टेडियम में एक लड़का मैच देख रहा था पाकिस्तान की टी शर्ट पहन के, 8वां विकेट गिरा, उसने अपनी टी शर्ट उतारी, इंडिया की टी शर्ट पहन ली। ये कोई इंडियन नहीं करेगा। मतलब कि हार गई इंडिया तो पाकिस्तान की जर्सी पहन लीजिए। पाकिस्तान बाहर के देशों में तो ऐसे ही है ना, पता है। बाहर के देशों में ऐसा सारे पाकिस्तानी बांग्लादेशी अपने आप को हिंदुस्तानी बताते हैं। क्या कह रहे हैं?
बाहर के देशों में, यूरोप में, बाकी जगह देशों में सारे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी अपने आप को हिंदुस्तानी बताते हैं। नहीं ब्रो, लेकिन ऐसा तो नहीं करते सर। तो उसने भी तो बदल लिया ना। उसको नाचने भी लगा। चलो अब इंडिया की टी शर्ट पहनी, इंडिया जीत रही है, आप लोग नाचो। कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो रहे हैं। एक आगे सर, अभी खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भारत में लगते हैं और कहते हैं कि ऐसा हिंदुस्तानी कोई करता नहीं है। अब आप सर, मैं ये लाइट मूवमेंट था सर, आपने मैं तो लाइट ही मूवमेंट में हमने थोड़ा सा। अच्छा, लेकिन जो वहां परंपरा रस्में जो है वो पूरी तरह निभाई जाती है टीवी तोड़ने की, तो वो काम, और वो केवल उसी दिन नहीं होता, वो जब जब याद आता है तब टीवी टूटते हैं। उसके बाद अभी भी टूट रहे हैं। तो पाकिस्तान में कोई भूल ही नहीं रहा कि बॉयकॉट की कॉल दे दी थी तुमने, फिर यू टर्न क्यों लिया। वो कह रहे हैं ये खेला इसलिए गया था। ये भी सर बड़ा इंटरेस्टिंग, एक जर्नलिस्ट ही है इनके, इन्होंने कहा कि मैच खेले, मैच हार गए, तो उसके बाद ये भी लोग बड़े गम में हैं, तो क्या करें कि इनका ध्यान थोड़ा इससे हटे, मैच से, दुख से हटे। तो पाकिस्तान की सरकार ने क्या फैसला किया कि एक काम करो, पेट्रोल के दाम बढ़ा दो। एक दर्द से दूसरा बड़ा दर्द दो, इससे तो ध्यान हटेगा। देखिए, ऐश करो, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए तो मैच हारते ही तुम्हारा दर्द नहीं, तो वहाँ पे बड़ा दर्द है ना। इस इकोनॉमी के बैंड, पूरी बैंड बजी हुई है, तो क्या करे पाकिस्तान। एक जगह संभालता, दूसरी जगह से मुश्किल पैदा हो जाती है। तो ये सारी चीजें तो है। अब यूएई जो है अपना पैसा मांग रहा है, तो क्या करेंगे बताइए, टैक्स ही लगाएंगे। हाँ, यूएई बड़ी और बार बार तकाजा कर रहा है। वो कह रहा है कि भाई आपको इतना पैसा देना है मुझे, $2 बिलियन, तो कहाँ से लाएंगे। वो यही कर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं, दूसरे IMF वगैरह से पैसा मांग रहे हैं। तो ये कोशिशें चल रही है वहाँ पे। चलिए आइए लौटते हैं अपने देश। ठीक, वहाँ हमारे चलिए अभी क्योंकि ये लाइट वाला मामला चल रहा है, तो लाइट वाली लेकिन अच्छी मजेदार पॉलिटिकल खबर आपको देता हूँ। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने गाना बजाया, और बड़ी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वोट काटने की और अब SIR की। लेकिन उन्होंने कहा देखो पहले एक बार लाइट वाइट बंद करो, पहले एक गाना दिखाऊंगा तुम लोगों को। ये कोई दबदबा गाना है, दबदबा, वो मैं दिखाना चाहता हूँ बस आपको। पंचायत का चुनाव हो ना हो, पर गाना तो सुनिए। हाँ, क्या गाना है बताइए। क्योंकि कल को कोई कहे कि समाजवादियों ने बनवा दिया, ये भी तो दिक्कत है ना। दिल्ली वाले आए कहे कि समाजवादियों ने गाने बनवा दिए, तो हम पहले से वेपन तैयार रखे हुए हैं। एकदम फील्डिंग सही लगा के रखे हैं पहले से ही हम लोग। हाँ, फील्डिंग एकदम था। क्या ये मामला ये था, वो गाने की लाइन जो है एंड में थोड़ी सी सुनी होगी आपने, कट गई। दबदबा था क्या, दुश्मन के माथे पे कट्टा सटा रहेगा, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। ये डायलॉग किसका था, आपको याद आ रहा है? सुना लग रहा है ना। ये ब्रिजभूषण शरण सिंह का डायलॉग था, जो बीजेपी से MP थे। अभी भी है या नहीं है? सांसद है। नहीं, अभी वो कुश्ती संघ, अब तो बेटे हो गए ना शायद उनके। नहीं, सांसद है। हाँ, वो कुश्ती संघ वाले बीजेपी के नेता जो है, उनका डायलॉग था ये, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। तो वो एक किसी ने, गायक ने जो है ये फुहड़ सा गाना बना के उसमें वो डाल दिया। तो अखिलेश जी को लगा ये बिहार की तरह हम पे ना चिपका, वहां भी कट्टा बट्टा खूब गाने बने थे। तो ये उन्होंने कहा हमारा नहीं है। अब ये डायलॉग भी सुना दिया, याद कर लो किसका है, त्रिपाठी जी। नहीं, ये तो ठीक है। ये वाली राजनीति तो अखिलेश की अच्छी लगी। मतलब क्योंकि है क्या कि वहां जो लोग बना रहे थे वो सीधे राष्ट्रीय जनता दल उससे जुड़े हुए लोग थे, उनका नाम लिया जा रहा था। अगर मान लीजिए कि कल को कोई वीडियो बनता है और अखिलेश यादव का नाम लेके कोई ऐसे बनाता है, तब क्या होगा। और उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल के मंच पे वो महिला प्रत्याशी थी, उनके बगल खड़ा छोटा बच्चा भी उसी तरह की बात कर रहा था, यूं ही नहीं चिपक गया था। तो अगर समाजवादी पार्टी के मंच पर ऐसा होगा तब तो चिपकेगा। लेकिन अच्छा है कि अखिलेश जी को लगा कि ये एक आशंका हो सकती है। और मैं तो एक बात कभी नहीं समझ पाता, इस तरह के गाने बनाने वाले कैसे खुले घूम सकते हैं। सही बात है। कट्टा तना रहेगा, कट्टा सटा रहेगा, उठा लेंगे, लेके चले जाएंगे वहां, कैसे ये हो सकता है। तो ये तो करना पड़ेगा सरकार को। तो ज्यादा बोलना पड़ेगा। पंजाब हरियाणा दोनों में सारे गाने इसी तरह के आजकल बजते हैं। बहुत बहुत स्वागत, कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ हैं। पाकिस्तान एक बार फिर उबल रहा है, जल रहा है, और पाकिस्तान में अब की बार शायद वो हो जो उसके इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी एक नेता को, लीडर को बचाने के लिए, उसकी जिंदगी बचाने के लिए पूरा देश सड़कों पे आ जाए। इसके अब आसार और सबूत दिखने लगे हैं। मुनीर ने जिस तरीके से इमरान खान की आंख खराब की है,
इसको लेकर के बगावत भड़क गई है। इमरान के समर्थक आंख के बदले आंख, जान के बदले जान के नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तान की सड़कों पर शोले धधक रहे हैं। सिर्फ पीटीआई के वर्कर नहीं, बल्कि वहां की आम जनता सड़कों पर उतर रही है। लोग जहां तहां सड़कों पे टायर जमा करके, बड़े बड़े हाईवे भी और छोटी छोटी सड़कें भी सब जाम कर रहे हैं। प्रदर्शन में पाकिस्तान पीटीआई का आज ये छठा दिन है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, क्वेटा, हर जगह पर पीटीआई के लोग हैं सड़कों पर। जगह जगह आप देख ही रहे हैं तस्वीरों में, पूरा ट्रैफिक इन्होंने सब जगह जाम कर दिया। और इस बार ये सीधी मांग रख रहे हैं इमरान खान को रिहा करो। और बड़ी बात ये कि अब ये अपने लीडर्स की भी सुनने को तैयार नहीं है। ये लोग अपने आप निकल पड़े हैं, किसी के कहने पर नहीं आ रहे हैं। और इनके नेता ये कह रहे हैं कि ये तो हमारे बिना कहे इतने लोग सड़कों पर आ गए, हमने कॉल अगर दे दी तो तुमसे रुकेंगे नहीं। तो पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है इमरान खान के लिए। लेकिन ये तस्वीरें सुकून देने वाली होंगी कि उनके लिए कम से कम लोग बाहर तो आ रहे हैं, क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि लोग अब शायद जान का जोखिम नहीं लेना चाहते। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। इनके खबर आई कि इमरान खान की एक आंख पूरी तरह खराब हो गई। ये सब तस्वीरें आप देखते रहिए, सारे सब कुछ जाम कर दिया इन्होंने। इमरान खान की एक आंख खराब हो गई, उसको एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील को भेजा सब कुछ चेक करके आने के लिए। उसने आके बताया जी हालत बहुत खराब है। तो 2 दिन का टाइम दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि मंडे, जो कल गुजर गया, मुझे सारी रिपोर्ट चाहिए कल। अब सुनिए क्या होता है वहां पे कि सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का जाता है, चीफ जस्टिस से अदालत में नहीं मिलता, चेंबर में मिलता है और उनको रिपोर्ट दे देता है। और रिपोर्ट कह क्या रही है? रिपोर्ट कह रही है जी इमरान खान बहुत ठीक है, उसकी आंख ठीक हो रही है, एक आंख में 6/6 मतलब परफेक्ट विजन है और दूसरी आंख उसको 70% से दिखाई दे रहा है। 15% से 70% ठीक हो गई आंख। सोच रहे हैं आप? तो ये अब किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये सरकार चाहती क्या। दूसरा, चीफ जस्टिस कल चेंबर में अटॉर्नी जनरल से मिला और छुट्टी लेके घर चला गया कि मुझे सुनना ही नहीं मामला ये, जबकि खुद डेट दी थी कल की। मतलब ऊपर से डंडा आया आसिम मुनीर का, ना अभी रियायत नहीं देनी है। तो मतलब आसिम मुनीर अभी रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। चीफ जस्टिस भी कुछ नहीं कर पा रहा है, अपने कहे ऑर्डर को अमल में नहीं ला पा रहा है कि 2 दिन के अंदर सारा चेकअप और भर्ती कराओ अस्पताल में। नहीं हुआ वो, इसीलिए ये लोग बाहर निकले हैं। तो पहले तो मैं आपको यही सुना देता हूं कि वहां पर अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में क्या तमाशा हुआ इनकी, सुनिए। जस्टिस याहिया खान वो छुट्टी पे चले गए हैं और आज वो ओपन कोर्ट में नहीं बैठे। मेरा ख्याल है कि वो इस बात से डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि तहरीक इंसाफ के वकला मेरी कोर्ट में आ जाएं और आकर ये बात कहें कि जनाब आपने तो कहा था कि इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट करवाया जाए। और उसका मतलब यही था कि इमरान खान साहब को जो है वो किसी हॉस्पिटल लाया जाए, ला के और उनका प्रॉपर चेकअप हो। तो जस्टिस याहिया खान आज उन्होंने छुट्टी कर ली, वो ओपन कोर्ट में नहीं बैठे। लेकिन शायद जस्टिस याहिया खान साहब को अंदाजा नहीं है कि पीटीआई के जो वकला हैं उनकी इमरान खान के साथ कमिटमेंट कैसी है और उनकी सूरत हाल क्या है। एक भी वकील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज ओपन कोर्ट में वहां पे पेश होने के लिए नहीं आया था। अब इसका क्या मतलब है सर? चीफ जस्टिस ने सारे ऑर्डर दिए थे, रिपोर्ट करवाओ और अस्पताल में भर्ती कराओ, मेडिकल एड दो। सुप्रीम कोर्ट कल छुट्टी कर गया जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस। फिर से समझिए एक बार और कि भाई मुनीर साहब ही सबसे ताकतवर है। सिस्टम जो है वो मुनीर साहब का, वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो प्राइम मिनिस्टर हो, वो आसिम मुनीर साहब को, क्या नाम है उनका, हमारे ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी, उनसे नाराजगी हुई, वो सबको लेकर वहाँ पर सिस्टम में है। और आसिम मुनीर नहीं चाहते, उनको भी डर लग रहा है, दहशत है, क्या है, रियायत नहीं देनी ना, रियायत नहीं देनी। आंख 15% से अब 70% ठीक बता दी गई है। जुकाम भी ठीक नहीं होता एक दिन में, तो ऐसे 15% 80% से 15% पर आ जाए और आंख ठीक हो जाएगी। आंख के लिए तो वैसे भी माना जाता है बहुत टाइम उसको लगता है और वो बहुत खराब होती जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज जो है अगर छुट्टी पर चले जाते हैं उसका मतलब क्या है? उसका साफ मतलब है कि भाई उनको परमिशन नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज को परमिशन नहीं मिली है, चीफ जस्टिस को परमिशन नहीं मिली है कि क्या करना है, केस सुन लो ये तो। अब लेकिन लोगों को इसकी परवाह नहीं है, वहां पे वो लोग निकल रहे हैं बाहर और आप देखिए सड़कों पे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि क्या हालत है इस वक्त। 4 सूबे इनके, केपी के, पंजाब, सिंध और उसके अलावा गिलगित बाल्तिस्तान और पीओके, हर जगह यही हाल है। ये रवात का मेन रोड है, जीटी रोड पर इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर अवाम ने मुकम्मल तौर पर ये ब्लॉक कर दिया। शर्म करो, हया करो। नहीं है इसमें, आम वर्कर है,
अगर यहाँ पे पुलिस आती है हम आगे जाके कर लेंगे, खान से आगे कुछ भी नहीं है। ये देख ले रिवाज का मुकाम है, यहाँ पे हमने बंद कर दिया। जब तक खान की रिहाई नहीं होगी ये धरना जारी रहेगा। इन जालिमों के खिलाफ हम जिद्दोजहद जारी रखेंगे खान की रिहाई तक। बाप का मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क है। ये मंदिर के बाप का मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क है, हमारा आईन है। हम कहीं के लिए खड़े हैं, खड़े रहेंगे, नहीं जाएंगे। जी सर, कब तक बंद रखेंगे जीटी रोड? ये बिल्कुल हम लोग इसको एहतजाज को जारी रखेंगे। हमारा मुतालबा है कि इमरान खान को न सिर्फ इंसाफ, इंशाल्लाह ये अटक की जो पुल है ना, अगर इससे आगे हम बढ़ गया ना तो फिर हुकूमत और ये हमारा ये आर्मी का खैर नहीं होगा इंशाल्लाह। अभी रिपोर्ट देखो भाई, आज के इमरान खान के जो मसला आया हुआ है ना, तो इसके बाद हमारा कारकुन जो है ना वो बहुत गुस्से में है। हम ये सोच रहे हैं ना किस किस के अंके इंशाल्लाह हम निकाल देंगे। इमरान खान के एक अंके की वजह से हम सारा ये जो गद्दार लोग है ना, ये लोग जुल्म का राज खत्म होगा, खत्म होगा। ये पाकिस्तान का जंग, ये पाकिस्तान की जंग है, ये आइंदा नस्लों की जंग है। का ये राज खत्म होगा। इमरान खान और यास्मीन राशिद और शाह महमूद और एजाज चौधरी और मारंग बलोच और अली वजीर और ईमान मजारी और हादी अली चट्टा और सोराब बरकत और तमाम सियासी कैदियों को रिहा करना पड़ेगा। खबर आ रही है कि इन्होंने पेशावर, डेरा इस्माइल खान, रहीम यार खान, स्वाबी, मियांवाली, अबूटाबाद, लाहौर, ये सब कुछ बंद कर दिया। मतलब केपीके तो पूरे देश से कट गया है। खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ सबसे ज़्यादा हालात जो हैं वो ख़राब है। बाकी आपने इसमें हालत देख ही ली है। एक जर्नलिस्ट इनके यही बता रहे हैं कि ये किसी और के कहने पे नहीं आ रहे लोग। इस बार जो ये हो रहा है, सोशल मीडिया जो इमरान खान की सबसे बड़ी ताकत है, मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं, बताया जा रहा है कि कैसे बाइकें उठाओ, मास्क बिल्कुल लगा के आना, छोटे छोटे झुंडों में आओ, पुलिस आएगी तो सड़क कैसे जाम करनी है, कैसे भागना है, सारे के सारी तैयारी सोशल मीडिया पर हो रही है और लोग सड़कों पर आ रहे हैं। ये जो वेव है, ये जो लहर है जो हम इस वक्त देख रहे हैं, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग वी हैव सीन द लास्ट 3-4 इयर्स। खुद लड़के निकल आए हैं, खुद अपीलें चल रही हैं, सोशल मीडिया हो ना हो, खुद लड़के निकल आए हैं, ये हमने नहीं देखा। और भी इंटरेस्टिंग बात है कि बूटा और सूटा, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों मुल्क में नहीं है। पावर वैक्यूम है इस वक्त। बड़ा इंटरेस्टिंग मौका है, एक पावर वैक्यूम है इस वक्त मुल्क में। बूटा और सूटा दोनों नहीं है और इसलिए ये जो लड़के हैं ये कह रहे हैं कि पैजो। ये सही नाम दे दिया वजाद खान ने, बूटा और सूटा। बूटा मतलब बूट वाला आसिम मुनीर और सूट वाला शहबाज शरीफ, दोनों देश में नहीं है और लोग ये पूरा देश जो है बंद कर रहे हैं। क्या आपको लगता है अब एक उस जगह पहुंच गया है प्रदर्शन जहां से अब ये कुछ भी हो सकता है? खैबर पख्तूनख्वा की जो बात है कि वहां पर जो इमरान खान है उनकी पार्टी का बहुत ज़्यादा रसूख है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। ये अगर पंजाब के बाकी सूबों में फैलता है और बाकी जो है सिंध के बाकी इलाकों में फैलता है तो शायद मुझे लगता है कि एक मूवमेंट या एक ऐसी लहर उठेगी जिसमें जो है पाकिस्तान में कुछ बदलाव हो सकता है। लेकिन वहाँ फ़ौज जिस तरह से ताकतवर है, जिस तरह से फ़ौज पूरा हुकूमत चलाती है, मुझे लगता है कि अभी भी बहुत समय लगेगा इसमें कोई बदलाव होने। मतलब कि एक्चुअली कोई दबाव बने सरकार के ऊपर। एक इनके जो आपने केपीके के नाम लिया, उनके जो जर्नलिस्ट हैं, सॉरी चीफ मिनिस्टर हैं सुहेल आफरीदी, वो कह रहे हैं अभी तो मैंने कॉल नहीं दी लोगों को निकलने की, हमने कह दिया एक बार बाहर आओ तो सोच लो क्या होगा। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब हमने ऑफिशियल कॉल दी तो कोई संभालने वाला नहीं होगा। इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी तादाद में लोग होंगे। और आपने मेरे ख्याल में जो हमने स्ट्रीट मूवमेंट चलाई है उसमें लोगों की तादाद आपने देखी होगी और लोगों का जोश, जज्बा, जुनून भी आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन ये सेहत का मामला है, इमरान खान साहब की सेहत का मामला है। इस पर ना उनकी फैमिली ना उनकी सियासी जमात सियासत करना चाह रही है। त्रिपाठी जी बताइए, क्या वाकई अब इमरान खान को जेल से बाहर निकालने का दबाव बढ़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि दबाव बना हुआ है और चाहे जितना आसिम मुनीर कोशिश कर ले, ठीक है, अपने सीजीआई को वो बैठने नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह की अब तस्वीरें और जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं ये थोड़ा आगे का है। पहले हम देख रहे थे बहुत छोटा जेल के बाहर चले गए, कुछ 100-200 गाड़ियों का काफिला चला गया। लेकिन अगर पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से ऐसी खबरें आने लगी हैं तो इसका सीधा सा मतलब हुआ इमरान खान की जाती हुई आंख की रोशनी पाकिस्तान को रोशनी दे सकती है। वहां की आवाम को ये लगने लगा है कि इसके अलावा अब और कोई रास्ता मैं एक डेटा दे दूं, ये पब्लिश न्यूज आर्टिकल है। वो दावा कर रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त 50% ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वो हाईवेज पर बंद हो चुका है। नहीं, अगर ये हो गया है, मतलब ये आंकड़ा जो आपने दिया,
तब तो यकीन के साथ कहा जा सकता है कि पाकिस्तान वहां खड़ा हो गया है जहां आपको गृहयुद्ध वहां होता हुआ दिखेगा, या आसिम मुनीर कोई रास्ता निकाले और इमरान खान को या तो मतलब जिस भी हॉस्पिटल में ले जाना है वहां ले जाए, इलाज कराए और लोगों को लगे कि नहीं हमारा नेता ठीक है। क्योंकि ये मतलब ऐसे नहीं हो सकता ना, आप कितने भी बड़े तानाशाह हो जाए, कितना भी कुछ करें, ऐसे नहीं हो सकता है कि आप अपने मन की चलाते रहें, किसी को इस तरह से मारते रहें और उसका कोई रिएक्शन ना आए। कल भी हमने दिखाया था, एक जर्नलिस्ट ने कहा था कि भाई ये कोई जहर वहर दे रहा है इमरान खान को। एक और जर्नलिस्ट ने ये कहा, सीरियस आदमी, इन्होंने भी कहा कि ये तो क्लियर लग रहा है कि इमरान खान को कत्ल करने की साजिश थी या उस वेजिटेटिव स्टेट में पहुंचा देने की जहां पर वो कुछ कर ही ना पाए, लाचार हो जाए। अच्छा, अब आपको यहाँ से मुझे देख के सिचुएशन लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान को मेडिकली तौर पे कत्ल करने का एक प्लान जो है वो एग्जिस्ट करता था कि इमरान खान को इस तरह से कुछ खिलाया जाए कि इमरान खान जो है या तो उसको हार्ट अटैक हो जाए, और मैं समझता हूँ हार्ट अटैक से ज़्यादा ये चाहते होंगे कि इमरान खान को एक स्ट्रोक हो जाए, ये क्लॉट फॉर्मेशन के क्लॉट जाके ब्रेन में फंसे, एक स्ट्रोक हो जाए। और स्ट्रोक का जो इफेक्ट है ना, मेडिकल डॉक्टर तो समझता है कि स्ट्रोक क्या है, लेकिन एक आम आदमी जिसको ना पता हो स्ट्रोक का, वो जब एक स्ट्रोक के पेशेंट को देखता है तो स्ट्रोक का पेशेंट का अमूमन वो बोल नहीं सकता, वो समझ नहीं सकता, वो बुड़बड़ाता है। मेरे खुद वालिद को स्ट्रोक हो चुकी है, बहुत से घराने ऐसे होंगे जिनमें लोगों को स्ट्रोक हो चुकी है। लोगों को जब कोई क्लॉट उनके ब्रेन के ब्लड वेसल्स में जाके फंसता है और ब्रेन के हिस्से की ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन कुछ घंटों के लिए रुक जाती है, इंटरफेयर हो जाती है। बात तो सही है आपको, ये तो क्योंकि डॉक्टरिंग की रिपोर्ट में आया था कि क्लॉट गया है आंख के अंदर, तो क्लॉट तो कहीं भी जा सकता था, और ये कह रहे हैं ये डेलिबरेटली इस हालत में उसको पहुंचाया गया। देखिए, चाहे आवाम जो जितना सड़क पर निकल आए, लेकिन मुनीर ये जैसे जोखिम नहीं उठा सकते कि वो इमरान खान को छोड़ दें। इलाज के बहाने ही, यदि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज के बहाने यदि उनको छोड़ते हैं, तब भी ये मान लीजिए कि फिर शहबाज शरीफ और मुनीर के शासन का अंत होगा। यानी कि इमरान खान को जेल से रिहा करने का मतलब, अब आगे कुआं और पीछे खाई वाली जो स्थिति है वही पाकिस्तान की हो गई है। अब वहाँ के हुक्मरान जो है ये तय करेंगे कि इनमें सबसे ज़्यादा जोखिम किस प्रकार का है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि इमरान खान को छोड़ते हैं, जेल से बाहर निकालते हैं, तो मुसीबत इससे पहले से ज़्यादा होगी, और मुझे लगता है कि वो सरकार के पतन का तुरंत कारण बनेगा। आप कह रहे हैं वो जेल में रख के किसी तरह मैनेज करना चाहेंगे सिचुएशन? जेल में रह करके वो किसी भी तरीके से मैनेज कर। देखिए, आप ईरान के अंदर आप देखिए ना, ईरान के अंदर लोग सड़कों पर आ रहे थे और ऑथोरिटेरियन रेजिम ने वहां पर क्या किया, मार पीट करके उनको फाइनली उनको शांत करा दिया। इससे तो बहुत ज्यादा था वो, उससे ज्यादा था। और 17 शहरों में वहां पर अटैक हो चुका था। 17 शहरों में पूरा 24 घंटा लोग सड़कों पर आकर के उतर गए थे। उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन यदि ऑथोरिटेरियन रेजिम है तो ये मान करके चलता है कि हमको इन चीजों को संभालना है, और ताकत के बल पर वो मैं एक बार आपकी बात छोड़ लेने के बाद उनके लिए खतरा आपकी बात को सपोर्ट करते हुए, इनके एक जैसे हमारे गृह राज्य मंत्री होता है ना, जूनियर मिनिस्टर होम डिपार्टमेंट का, केंद्र सरकार का, वो उसने कहा कि इमरान खान तो बिल्कुल ठीक है, ये लोग केवल विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, मतलब इनकी कोई नियत नहीं है इमरान खान को जेल से बाहर अस्पताल ले जाने की। वो अपनी बानी की जो सेहत है उस पे सच क्यों बोलेगी? रिपोर्ट्स आ गई हैं, इनको अच्छा नहीं लगता होगा कि बानी की नजर ठीक हो रही है, सेहत ठीक हो रही है, क्योंकि इनके पास सवाए विक्टिम कार्ड के अलावा कुछ नहीं बचा। और आगे जो है ये इस बयान में ये कहते हैं कि इनसे पूछा कि साहब लेकिन आप हॉस्पिटल ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे, तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर है, सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर करेगा करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को तो छुट्टी में भेज दिया, और मंत्री कह रहा है कि वो आदमी बिल्कुल ठीक हो रहा है और ये लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अब और बाकी पार्टियों का क्या इसमें, जैसे मरियम नवाज है, नवाज शरीफ की बेटी, पंजाब की चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा दबाव उनके ऊपर है। वो वीडियो बड़ी बड़ी स्क्रीन पर चला रहे हैं कि देखो जब मैं और नवाज शरीफ जेल में थे तो ये इमरान खान क्या कहता था हमारे बारे में, और वो बता के क्या साबित करने की मंशा है कि अरे इसके साथ तो हम बहुत अच्छा सलूक कर रहे हैं, इसने हमको कैसे खराब कंडीशन में जेल में रखा था। देखिए, तो मैंने वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट अपने सामने रख ली, तो उसमें तो कहा था कि मरीज का इतना बुरा हाल है कि किसी वक्त मर सकता है। रिपोर्ट में बीमारियां 15 तो बीमारियां बता दी, हार्ट भी बुरा है, किडनी भी बुरी है, डायबिटीज भी है, पता नहीं और भी क्या है, और फिर प्लेटलेट्स, ये भी हमने नई चीज सीखी थी, प्लेटलेट। ये जो शक्ल थी, ये शक्ल जब शिरीन मजारी ने देखी तो तब बेचारी की आंखों में आंसू आ गए। तो मैं यहाँ आम जेल के अंदर डालेंगे।
बंद करो। ये जो चेहरा मेरे वालिद का दिखा रहा है, ये जानते हो कब का है? जिस दिन मेरी माँ की वफात हुई थी, उस दिन का चेहरा है उनका, और ये वो दिखा रहा है स्क्रीन पे। मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहती हूं, जो ये कर रहा है, जो इसकी जमात कर रही है, वो आप सबने नहीं करना। और ये बात सही है कि इमरान खान ने भी जेल में जब इनको डाला था और इन सबको करप्शन के केसेस में डाला था, तो इमरान खान ने ये कहा था कि मैं इन्हें कोई रियायत नहीं दूंगा, ये इन्होंने देश को लूटा है और ये जैसे आम कैदी रहते हैं वैसे ही रहेंगे। और ये जो बयान दिखा रही हैं मरियम नवाज, ये बिल्कुल सही बात है कि ऐसे ही इमरान खान मजाक उड़ाते थे और कहते थे ये मेडिकल रिपोर्टें मुझे बना के दी हुई हैं, 15 तो इसमें बीमारियां हैं, ऐसा आदमी तो एक दिन जिंदा ना रहे, और वो हंसते थे फिर उसके बाद। लेकिन उनका कहना ये था कि सब झूठ है, ये सब झूठ है, ये रिपोर्टें बना के जो है वो दी जा रही है। लेकिन तब तो आप प्राइम मिनिस्टर थे, तो झूठे रिपोर्टें कैसे आ सकती थी? अब लेकिन जो इनके सीनियर कॉर जर्नलिस्ट हामिद मीर, उन्होंने भी इस बात को कहा कि ये बात सही है कि इमरान खान भी ऐसा करते थे, लेकिन इमरान के साथ कुछ ज्यादा हो रहा है। इतने बुरे हालात किसी के नहीं थे। ये देखें कि प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा था कि जी इमरान खान को पता नहीं किसी जेल के अंदर बड़े शाहाना अंदाज में रखा हुआ है। जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, वो मैंने आपको उसके अहम नुकात बता दिए। तो ठीक है, वो फैसिलिटीज जो बाकी आम बी क्लास या ए क्लास कैदियों को हासिल हैं, जो बाकी साबिक वज़ीर आज़म को हासिल रही हैं, वो इमरान खान को भी दी गई हैं। तो कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो सहूलत है वो नहीं दी गई। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और शाहिद हक़ान अब्बासी और ख्वाजा आसफ समेत जो दीगर सियासी मुखालफिन जिनको उन्होंने जेल में रखा, तो उनको भी कोई ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं दी, उन पर भी कैमरे लगाए गए। ये बात बतानी ज़रूरी है कि कैमरे जो हैं वो सिर्फ इमरान खान पे नहीं लगे। और एक कैमरों वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैमरे उस सेल में हर जगह लगे हुए। कहते हैं जहां वो नहाना धोना सब करना है वहां भी कैमरा लगा हुआ है। तो ये कह रहे हैं खैर इमरान ने भी ये किया था। एक आपको बड़ी खबर इस वक्त ये दे रहा हूं कि पूर्व क्रिकेट कैप्टन्स ने इमरान खान की रिहाई के लिए चिट्ठी लिखी है। 14 पूर्व क्रिकेट कैप्टन्स ने पाकिस्तान सरकार को चिट्ठी लिखी है कि इमरान खान को रिहा किया जाए और उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की है। इमरान खान को बेहतर इलाज देने की मांग की गई है। इसमें ग्रेग चैपल शामिल है। सर कंट्रीज बताते हैं, ग्रेग चैपल को ऑस्ट्रेलिया के थे कि इंग्लैंड के थे? एलन बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया के, क्लाइव लॉयड वेस्ट इंडीज के, इन्होंने चिट्ठी लिखी है। कपिल देव, सुनील गावस्कर ये भी इसमें है, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव वॉ, इन्होंने भी चिट्ठी लिखी है। अब ये सारी नेटवर्किंग तो खैर पीटीआई करवा रही है। और इससे आगे की एक और खबर मैं आपको और बता देता हूं, इमरान खान की रिहाई या उसको बेहतर इलाज देने को लेकर के विदेशों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। खबर ऐसी भी आई है कि अभी जो मार्को रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के बीच मुलाकात जो है वो हुई थी म्यूनिख में, म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, ये वो तस्वीर है। तो एक मैं देख रहा था पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट ने ये भी दावा किया है कि इसमें इमरान के बारे में भी बात हुई है। आपको लगता है अमेरिका इंटरेस्टेड होगा भी सब में? होगा क्योंकि अमेरिका ही तो पाकिस्तान चलाता है ना। कई बार आप ऐसे सवाल करते हैं। नहीं, इमरान की रिहाई के लिए दबाव बनाएगा अमेरिका में? दबाव बनाएगा मतलब वो देखता है कि क्या स्थितियां चल रही है, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान पर कंट्रोल रखना और ये ना हो कि हाथ से निकल जाए पूरा का पूरा व्यवस्था, पूरा सिस्टम। मान लो आसिम मुनीर को भी रखना है तो आसिम मुनीर के लिए भी तो ऐसा माहौल रहे कि ये ना लगे कि पूरा का पूरा जो आवाम है वो उनके खिलाफ खड़ा हो जाए। उनकी चिंता तो होगा, जाहिर है कि वो चिंता कर रहे होंगे कि किस तरह से हो और क्या रास्ता निकाला जाए। मुनीर साहब ने उनको समझाया होगा कि नहीं कोई चिंता मत करिए, मैं सब इसको देख लूंगा कि कांटा रखना होता है बेसिकली हर जगह पर, चुभने वाला कांटा बनाए रखना होता है। इसलिए भी इमरान खान जो है वो जरूरी है। दूसरा, ऐसे माहौल में एक ही फैसला होता है, एक समझौता होता है कि जो भी नेता है उसे बाहर असाइलम पे भेज दिया। इमरान तैयार नहीं है उसके लिए? नहीं, हो जाएंगे। उनके परिवार वाले, उनके दोनों बेटों ने कहा कि हम आना चाहते हैं, वीजा की उन्होंने अप्लाई किया है, तो दोनों बेटे आना चाहते हैं। तो हमने बताया था, बीबी ने भी तो आपने बताया कि बुशरा बीबी कह रही है मैं समझा लूंगी इनको। नहीं, इस बीच एक और खबर मैंने सुनी, एक लाइन थोड़ा सा इससे इधर है। लेकिन भैया देखो, तंत्र मंत्र झाड़ फूक कोई करने वाले भरोसा मत करना। इमरान खान ने बुशरा बीबी भरोसा किया था और देख लीजिए उसके बाद तंत्र मंत्र पे भरोसा किया था, कैसी दुर्गति हो गई, कैसे दुर्दिन आ गए। तो भारत में भी जो लोग ये सब करते हैं ना, अंधविश्वास, झाड़ फूक, जादू टोना, उससे बाहर निकलिए। नहीं, मैंने एक नई बात सुनी है, कमेंट सर आपका ले लूं मैं, वो बयान आया नहीं, मैं वो सुनाना चाहता था। उसमें एक आदमी ये दावा कर रहा है कि ये सब कुछ एक्चुअली जो है ये फंसाने के लिए है शरीफ खानदान को, कि इसका सारा ब्लेम शरीफ खानदान के ऊपर जाएगा। जेल कहां है? रावलपिंडी में। रावलपिंडी कहां है? पंजाब में। पंजाब की चीफ मिनिस्टर कौन है? मरियम नवाज है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ है।
तो ये सारा ब्लेम उनके ऊपर जाए, इसमें कहीं ये जरदारी और इनके बीच का भी वो कुछ टसल है कि भाई इनको हटा के जरदारी को लाना, इसका ब्लेम इसके सर डालो। देखिए पिछले दिनों एक खबर तो आई ही थी कि जरदारी जो है, जरदारी का बेटा जो है वो कहीं ना कहीं इमरान खान के पार्टी के साथ गुफ्तगू करके आना चाहता है, और ये दोनों यदि कॉम्बिनेशन आ जाते हैं तो नवाज शरीफ का सत्ता से बाहर निकलना तय हो जाएगा। लेकिन आसिफ मुनीर सबसे बड़ा कांटा है। आसिफ मुनीर को अभी का कॉम्बिनेशन जो है वो सबसे मुफीद लगता है। ठीक है। और ये भी हम ना भूलें कि इमरान खान को बाहर करने में अमेरिका का ही हाथ था। अमेरिका को जितना क्रिटिसाइज पब्लिकली इमरान खान ने किया और आर्मी को उनके संबंधों को लेकर किया, उतना किसी, इसीलिए तो मैं इनसे पूछ रहा था कि क्या अब ये नया रिजीम जो है वो इंटरेस्टेड हो सकता है। लेकिन जो विजय जी कह रहे हैं उस बात में दम है कि भाई ऐसा न हो कि इमरान खान को इतना कॉर्नर कर दें कि पाकिस्तान के आम इस सरकार को ही उलट दे। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि पाकिस्तान की सरकार, सेना के लोग जो भी उनके टीवी पर कमेंटेटर्स बात करते हैं, इस बात का लिहाज नहीं करते कि किसके लिए क्या कह रहे हैं। वो खुलकर हिंदू को दुश्मन कहते हैं, हिंदू हमारा दुश्मन है, हिंदू ऐसा होता है, हिंदू वैसा होता है। मैंने बहुत सारे बयान ऐसे सुने, सरकार में उनके ऐसे बयान दिए जाते हैं। इंडिया के खिलाफ बच्चे के अंदर नफरत भरी जाती है, और ये काम कितने सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है इसका मैं आज आपको एक सबूत दूंगा। और उसी आदमी की जब आंखें खुल गई तो उसने क्या कहा ये भी आपको बताएगा। एक आदमी खुल कह रहा है कि भाई बचपन में माँ बाप ने यही सिखाया, हिंदू गंदे इंडिया गंदा। उसके बाद कॉलेज में गए तो टीचरों ने ये बताया, मैं कुरान की शिक्षा लेने मौलाना साहब के पास गया तो मौलाना साहब ने मुझे ये बताया। मेरे सब झूठ था, ये तो सब गलत था। और सबसे बड़ा सबूत तो मैंने जब कश्मीर देखा तो मुझे मिल गया। हमें सारी जिंदगी बताया गया कश्मीर में मुसलमान मारे जा रहे हैं, और मैंने देखा तो पता लगा कश्मीर वाले तो आम पाकिस्तानी से बहुत बेहतर जिंदगी जीते हैं, अच्छी जिंदगी जीते हैं। सारी जिंदगी जो मुझे बताया गया वो झूठ था। और मुझे विजय जी बता रहे थे इस पर तो आपने बड़ा 1 घंटा का डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। जी सर, मैं वहाँ गया पाकिस्तान में। यहाँ पर हिंदुस्तान में एक बात जनरली उस समय मीडिया में चलती थी कि पाकिस्तान का जो अवाम है ना वो हिंदुस्तान के साथ है, पॉलिटिकल लीडर्स ऐसा कर रहे हैं। मैंने पाकिस्तान के बहुत सारे शहर गया, मैं जैसे आपको जिक्र करता हूँ, और वहाँ मैंने देखा कि वो उस अवामी जी जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है कि वहाँ अपब्रिंगिंग में, पढ़ाई में, सारी चीज़ों में, नरेशन में हमेशा टेलीविज़न पर केवल ये बताया जाता है कि भाई हिंदुस्तान कितना एक तो खराब मुल्क है, मुसलमानों के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है, और जो भी गलत चीज हो सकती है हिंदुस्तान के बारे में और हिंदुओं के बारे में, और हिंदुओं के बारे में, तो वो लगातार वहां पे की जाती रही। और मैं उस प्रोग्राम में मैंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो आज़ादी के बाद या पार्टीशन के वक्त गए थे उनका तो एक कनेक्ट भी था हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि वो तो हिंदुस्तान को जानते थे। लेकिन उसके बाद की जो जनरेशन आ रही हैं जिन्होंने हिंदुस्तान देखा ही नहीं, वो तो अपनी परवरिश से हिंदुस्तान को समझ रहे हैं ना। परवरिश का मतलब केवल घर वाले ही नहीं, जो स्कूल्स की बात वो कर रहा है, कॉलेज की बात जो कर रहा है, मीडिया की जो बात कर रहा है, उस सब में हिंदुस्तान को इसी इमेज के साथ दिखाया जाता है, और इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। अब वो सही उसने ये बताया कि भाई घर से, स्कूल से, कॉलेज से, मौलाना साहब से, हर जगह से हमने यही सुना। लेकिन फिर बाद में जब दुनिया, आज तो इंटरनेट का दौर है यार, आज आप किसी को आप सच आप झुटला सकते ही नहीं हो, तो उस असलियत उसको पता चल रही है। मगर किस कदर जहर बोया जाता है बच्चे के बचपन से, ये वो बता रहा है सर। नहीं तो स्कूल में तो वही पढ़ाया जाता है ना। स्कूल में तो जो हिंदुओं के बारे में पढ़ाया जाता है, भारत के बारे में पढ़ाया जाता है, उनके टेक्स्ट बुक में। आप भारत के अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर इन सब चीज़ों की पढ़ाई नहीं की जाती है। हमारे यहाँ इस वर्जित है, इसको मना किया गया है। आज तो हम कहते भी हैं कि भाई जो इस्लामिक आक्रांताओं के द्वारा जो हमारे यहाँ जो कुछ भी हुआ उसको आप हायर एजुकेशन में लाते हैं। हम लोग उन सारी चीज़ों का डिस्कशन में स्कूल्स में नहीं लाते हैं, क्योंकि वहां पर बच्चा कम से कम ये डिसाइड करने की स्थिति में आता है कि क्या सही हुआ, क्या बुरा हुआ, उसका जज करके वो अपना ओपिनियन बनाने। लेकिन हम बार बार यहां भी हम कहते हैं कि भाई शिक्षक का काम है दोनों पार्ट्स को बता देना, ये बच्चे को निर्णय करने दीजिए। जब आप आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन करते हैं तो इसी प्रकार का, और वहां पर आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन क्या है, वो इस्लामिक इंडोक्ट्रिनेशन है। इस्लामिक इंडोक्ट्रिनेशन में क्या होता है, हिंदू सीधे उनके लिए मूर्ति पूजक है, वो मुशरिक है, वो काफिर है, वो कुफ्र है। तो ये चीजें जो होती है उनके मन में और मिजाज में शुरू से आता है। लेकिन जब आप देखते हैं आज के दिन में आपको एक्स मुस्लिम आपको मिलेगा। ये आप उस मुल्क में भी आप जाकर के देखेंगे, सऊदी अरब के अंदर, यूएई के अंदर
बाकी उनमें जो कट्टरता थी पहले 70 के 80 के दशक में जो कट्टरता थी, क्योंकि आप बहाविज्म का जो मूवमेंट देख रहे हैं भारत के अंदर जो है, वो सलाफी मूवमेंट जो देख रहे हैं, वो मूलतः सऊदी अरब से एक्सपोर्टेड मूवमेंट था। लाज के देख में यदि आप जाकर के देखेंगे कि वहां पर लोग इनके साथ क्यों मैं खड़ा एक होता चीज है। समझना चाहता हूं राहुल जी, मैं एक चीज ये फर्क समझना चाह रहा हूं मैं। 1947 पाकिस्तान बना, ये पता लग रहा है, और हम हमेशा से जानते थे, जिसको आपने कहा कि एक इस्लामी इंडोक्ट्रिनेशन वहां बच्चे को दिया जाता है। ठीक है, वो मजहब का मामला है, माँ बाप की ख्वाहिश है कि बच्चे को वो मजहब की तालीम बचपन से देना चाहते हैं, बट उसके साथ जो बताया जाता है हिंदू गंदा या हिंदुस्तान खराब देश है, ये बातें हमारे यहाँ तो नहीं होता था ऐसे। मैं ये नहीं कह रहा हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप बड़े रोजी हैं, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि निचले एक पहले पैदाइश से ही किसी को कुछ सिखाया जाए। मैं 3 बार पाकिस्तान गया हूं, मैं 3 बार पाकिस्तान गया हूं, तो ऐसा देखिए कट्टरपंथी एलिमेंट वहां पे बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन ऐसा भी कहना कि पूरी आवाम जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ है या हिंदुओं के खिलाफ है, ऐसा भी नहीं है। वहाँ पर आप जब जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, टैक्सी वालों से बात करते हैं, बाकी सबसे बात भी करते हैं, तो ऐसा कोई आपको हेट्रेड का वो माहौल नहीं। सर मैं कभी नहीं गया, तो आप लेकिन हाँ, ये जो नेक्स्ट जनरेशन जो पाकिस्तान की हुई, उसकी अपब्रिंगिंग तो इसी तरह से की गई। ये बात भी सही है कि वहाँ पे जिस तरह से किताबों में या जिस तरह से वहाँ पे सिखाया जाता है, वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के खिलाफ सिखाया जाता है। जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे पाटिल जी? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, देखिए ये बात तो अब मतलब ठीक है, विजय जी और राहुल जी आपस में बहस कर सकते हैं कि किसका क्या अनुभव रहा, लेकिन वो देश हिंदुस्तान के प्रति अगर जरा सी भी उसमें सहानुभूति बची होती तो वो कहीं दिखती। इमरान खान जैसा आदमी जिस पे हम लोग रोज चिंता जताते हैं, जिसके लिए मानवता के आधार पर, पड़ोसी देश का नेता है उस आधार पर, वो इमरान खान जब सत्ता में आया तो भारत के खिलाफ हो गया। भारत विरोध पाकिस्तानियों की नस नस में भरा हुआ है और वो घृणा जैसी है। उनको लगता है कि नहीं ये तो हमारा कोई मतलब हम कुछ अलग हैं और हम कुछ कर गुजरेंगे, उस भाव में है। यहां ऐसा नहीं है फॉर पाकिस्तान, नहीं यहां वो नहीं है। यहां तो हम सबके बाद ये कहते हैं कि भाई हमारा ही था पाकिस्तान, और ऐसा नहीं हिंदू मुसलमान के नाम पे गुस्सा है, सब कुछ है, आप जहर की हद तक भी कह सकते हैं, लेकिन ये वाला नहीं कि पाकिस्तान, हमको तो देखते हुए उनके पे हंसी भी आती है, हम तो उनके चीजों पर कहते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब पाकिस्तान में वो आटे की बड़ी समस्या हुई थी तो संघ के बड़े अधिकारी ने कहा कि जरूरत पड़े तो उनको कुछ दे दीजिए। भाई संघ के सह सरकारवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल का बयान है कि जरूरत पड़े दे दीजिए, इसमें क्या हमारे ही लोग थे, आज गुर्बत में है। दोनों का बड़ा फर्क है। इसको आप देखिए, आपने जो पहले सेगमेंट में हमने क्रिकेट पर दिखाया है, तो वो गुस्सा क्यों है? केवल मैच का गुस्सा नहीं है ना, हिंदुस्तान से हारने का गुस्सा है। आप मुझे एक उदाहरण बताइए कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से हारता हो अब वो ये जो बोया वो काट रहे हैं, नफरत बोई है, नफरत काट रहे हैं। नहीं, और हमारा गुस्सा आता है तो पहलगाम पे आता है। हम क्रिकेट में भी जो गुस्सा इस हद तक जाता है, हम मूल से हम निकल जाते हैं जब पाकिस्तान की बात क्या करते हैं। ये उनके दीन का मैंडेट है सर, ये ऐसे नहीं है। जो इस्लाम की शिक्षा है उसका वो इंटीग्रल हिस्सा है कि वो मुशरिकों से नफरत करें। तो ये फिर उनका पाकिस्तानी mandate मुसलमान है। और इंडियन मुसलमान का दिमाग एक सा होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अलग है क्या? मुझे तो लगता है सर। मैं बताता हूं, उसको अलतकैया कहते हैं। जब तक आप मेजोरिटी में नहीं है तब तक आपको दारुल अमन रहना है, और जिस दिन आप दारुल इस्लाम की स्थिति आ जाएगी, जब आप मेजोरिटी में हो जाएंगे। आप कश्मीर में आपने नहीं देखा क्या? कश्मीर अलग कर दे, कश्मीर एक बात के लिए अलग कर दिए। मैंने वैसे कभी किसी ऐसी बातें करते कभी किसी को नहीं सुना जैसे ये व्यक्ति बता रहा है। दुनिया के बहुत सारे मुस्लिम देश हैं जो आबादी में मेजोरिटी में मुसलमान, और वहां पर हिंदुस्तानी बहुत रह रहे हैं। आप देख रहे हैं वहां पर कुछ हो रहा है? वहां पर कोई उनको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है? चले खैर, एनीवे नहीं, ये प्रॉब्लम है, ये कोई नहीं मना कर रहा। मैंने केवल इतना कहा कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की हद तक यहाँ लोगों के दिमाग में जहर भरा। मैंने वही केवल ये एक लाइन जिक्र कर, बस एक लाइन। सऊदी अरब और यूएई जैसे कंट्री आज के दिन में उसकी फैलेसी को समझ चुके हैं और वो मॉडरेट होते जा रहे हैं। चलें सर आगे बढ़ते हुए, हमने आपको कल एक तस्वीर दिखाई थी कि वो म्यूनिक में कॉन्फ्रेंस में जाते हुए आईडी चेक कर ली गई आसिम मुनीर की, जब फील्ड मार्शल। किसी ने कहा, लिखा, मैं सोशल मीडिया देख रहा, ये तो कोई नॉर्मल सी बात है, तो किसी को दिखाना ही पड़ता है। पाकिस्तान के लोग ही कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में तुम्हारे यहाँ का सब कुछ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सब जिसके जूते पॉलिश करते हैं, उसको कोई रोक ले और पूछ ले, आईडी दिखाओ और पूछे कि आप जनरल हैं। इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है? सुनिए आप। ये इधर म्यूनिख में जर्मनी में आसिम मुनीर साहब आए, वो पूछ रहे थे अपनी आइडेंटिटी शो करें जनाब आप। ये अखबारात में खबरें छप रही हैं।
ये पाकिस्तान में नहीं, बैनुल अक़वामी सतह पे छप रही हैं कि ये एक तरह की शर्मिंदगी है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ चाहे, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, पहले से वहाँ पे प्रोटोकॉल मौजूद होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे वो पूछ रहे हैं जनाब बताएं, आप अपनी आइडेंटिटी शो करें, आप बताएं आप यहाँ पे अंदर आ रहे हैं। बहरहाल इन लोगों ने शो की अपनी आइडेंटिटी, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर इसी तरह इनसे इनकी आइडेंटिटी मांगी जाती ना, तो आज पाकिस्तान में 4 मरतबा मार्शल लॉ नहीं लगता, आज पाकिस्तान में ये हालात नहीं होते जो आज हैं। हर चीज के ऊपर कंट्रोल पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया हुआ है, क्योंकि बड़े पते की बात बोल गए ये कह रहे हैं कि ये जो अगर हमने आईडी मांग ली होती ना कभी अपने जनरलों की, तो इनको ये दिन हमें ना देखने पड़ते, इनकी औकात हमने ही बढ़ाई थी, हम ही को इनको चेक में रखना था। ये भी खैर, ये भी पाकिस्तान की जनता को ही ठीक करना पड़ेगा। ठीक कही हमने कभी आईडी नहीं मांगी इनकी। इस तरह की बात करना चाहिए, क्योंकि सेना कहीं भी, और ये बार बार चलता है, यहाँ हम लोग तो हंसते हुए कह देते हैं कि सेना के पास देश है, लेकिन जरा सोचिए वहां की आवाम को ये अगर समझ में आए, और ये सिर्फ कमेंटेटर तक नहीं रहना चाहिए, लोगों तक, जनता सोचे जरा। अब आप देखिए, वहां हमने आपको कल एक वीडियो और दिखाया था कि 7 पाकिस्तान के आर्मी के सेना के लोग वो बीएलए के कब्जे में हैं। पाकिस्तान एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि हमारे कोई फौजी पकड़े गए हैं, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, और ये उसकी नेचर में है। कारगिल में हमेशा उसने यही किया, कारगिल में भी नहीं माना, वो वीडियो बना के बीएलए वाले डाल रहे हैं। कल एक सिपाही की बात दिखाई थी, आज एक और सिपाही का वीडियो डाल दिया उन्होंने, वो अपना रैंक बता रहा है, बैच नंबर बता रहा है, सब बता रहा है। पाकिस्तान एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि हमारे फौजी पकड़ लिए बीएलए ने। देखिए आप। मेरा नाम मोहम्मद शराम है, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद रियाज अली है, मैं शेखपुरा से तल्लुक रखता हूँ, शेखपुरा का रहने वाला हूँ, गाँव किला मीर सिंह मेरे गाँव का नाम है। मैं पाकिस्तान आर्मी में 2020 में भर्ती हुआ था। सर क्या है ये राहुल जी, मतलब ये माइंडसेट क्या है कि अपने आदमी को एक्सेप्ट नहीं करना? ये कारगिल में एक्सेप्ट नहीं करते। पाकिस्तान की आर्मी जिस दिन अपनी हार दिखा देगी, उस दिन पाकिस्तान की आर्मी खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान वो अलग बात है भाई, उसने 6 दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ है कि हम मार देंगे इनको अगर तुमने इसके बदले में हमारे कारगिल में क्या सैनिकों के अपने आई कार्ड्स नहीं आ रहे थे? वो तो आई कार्ड सामने दिखा रही थी इंडियन भारतीय फौज, और भारतीय फौज ने उसको दफनाया था वही। पाकिस्तान तो आया नहीं, तो मरने देगा वो इनको? बिल्कुल मरने देगा। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी सिर्फ एक ही चीज पे टिकी हुई है, वो है एक तो ये दिखाना कि हमसे अच्छा कोई नहीं है, हम सबसे बलवान है, और दूसरा डर। ये 2 चीजें जिस दिन खत्म हो जाएंगी पाकिस्तान आर्मी की, उस दिन पाकिस्तान में जो है वो शांति आ जाएगी। कमाल ही है। और कल ही मैं वो देख रहा था कि इनके कर्नल एक वो शेर खान को इनके कारगिल में थे, जिनको गैलेंट्री अवार्ड के लिए हमारे ब्रिगेडियर ने रिकमेंड किया था, तब इन्होंने मांग के उसको वो दिया अपना एक अवार्ड। एनीवे, आगे बांग्लादेश की खबर बता देते हैं। आज तारिक रहमान जो है वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, शायद 4 बजे का समय है, और हमारे स्पीकर साहब ओम बिरला जी उसमें शिरकत करने के लिए गए हैं। और मैं देख रहा था कि आसपास के मुल्कों के कौन कौन लोग आए, तो जो वो हैं हेड ऑफ द स्टेट्स हैं वो ज़्यादा नहीं हैं उसमें। जैसे पाकिस्तान से भी शहबाज शरीफ नहीं गया, कोई और गया है वहाँ पर, ऐसे ही आसपास के और देशों से भी। हमारी तो मजबूरी हमने बता दी थी कि हम फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं, उनसे प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात होनी है आज, इसीलिए नहीं वो जा सकते थे। लेकिन इस पर एक पाकिस्तान का रिएक्शन मैंने देखा तो मुझे वही फिर हालात कैसे बदलते हैं। 1.5 साल से जब तक मोहम्मद यूनुस वहाँ केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर था, पाकिस्तान जो चाह रहा था बांग्लादेश में हो रहा था। इनके फॉरेन मिनिस्ट्रीज के एंगेजमेंट बढ़ गए, इनकी सेनाओं के एंगेजमेंट बढ़ गए, आईएसआई ने वहां बेसिस अपने बना लिए। आज पाकिस्तान के लोग पूछ रहे हैं कि भाई हम ऐसे नहीं जाएंगे, शहबाज शरीफ नहीं जाएगा, पहले हम ये इनसे पूछेंगे कि तुम हमें ऑफर क्या करोगे, मतलब तुम्हारा रुख पाकिस्तान को लेके है क्या, ये वो अभी जानना चाह रहे हैं। कि 12-13 मुल्कों में से कोई भी ना जाए वहां पे, जो कि पाकिस्तान का वजीर आजम भी नहीं जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान का वजीर आजम फर्स्ट वांट टू सी कि व्हाट आर यू ऑफरिंग देम। मेरी तो असेसमेंट ये है, पाकिस्तान का वजीर आजम ये चाहेगा कि मैं पहले आप मुझे ऑफर क्या कर रहे हो, मुझे ऑफर क्या कर रहे हो। ठीक है जी, ऑफर क्या कर रहे हो, दिस इज सिग्निफिकेंट। और अगर ऑफर ही कुछ नहीं कर रहे, और अगर आप ऑफर ही कुछ नहीं कर रहे, तो मतलब आप यहीं से अंदाजा लगा लें। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो अभी मतलब 20 दिन पहले तक, 10 दिन क्यों, अभी तो इलेक्शन हुआ हफ्ता भर पहले, अभी तो फ्लाइट शुरू किया ढाका। हाँ, तो अभी तक जब इतने अच्छे संबंध हो गए थे, तो अभी डाउट क्यों कर रहे हैं? इनको लगता है तारिक रहमान फिर कुछ प्रो इंडिया ना हो जाए, यही मतलब हुआ सर?
बिल्कुल यही मतलब है, क्योंकि वो एक तो वो समझ रहे थे ना, मोहम्मद यूनुस जिस तरह से आए थे, अमेरिका पाकिस्तान मिलकर वो सारा हो रहा था, और आपने देखा बहुत रिलेशनशिप में बड़ा बदलाव आया था। जो मैं बात कर रहा हूँ, अभी वहाँ SCO की बैठक हुई तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना एक साथ बैठे हुए थे। फिर ढाका और कराची के बीच में, ढाका इस्लामाबाद के बीच में फ़्लाइट आपने शुरू कर दी, नए रिलेशनशिप पर बातें। अब उनको लगता है कि एक डेमोक्रेटिक तरीके से चुनकर आया हुआ लीडर कहीं भारत के साथ, क्योंकि रहमान साहब ने जिस तरह से बात कही, माइनॉरिटी को लेकर बात कही थी, उनका था कि हम हिंदुस्तान के साथ रिश्ते सुधारने का काम करेंगे, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी देश है। तो उस वजह से वो उन पर एक शक की निगाह से रखते हैं कि भाई कहीं ये ना हो कि पाकिस्तान से दूर हो जाए। अच्छा, मतलब जो 1.5 साल से हो रहा था वो अभी अब हम फॉर ग्रांटेड ना ले, ये है असली अभी। मतलब। अब पाकिस्तान, अब बांग्लादेश अपना रुख अभी नया रखेगा। एक छोटी सी खबर जल्दी से बता दूं आपको, कल कुछ हुआ, ऐसा हुआ जिस पर सोशल मीडिया में बड़ी चर्चा हो रही है। वो ये है कि हमारे भारत में जो अमेरिका के राजदूत हैं, वो तस्वीर लगा दीजिए, ठीक लगाई थी आपने। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर और इनके इंडो पैसिफिक कमांड के एडमिरल, इंडो पैसिफिक कमांड अमेरिका की वो कमांड जो हमारे इस पूरे एरिया को देखती है मिलिटरीली, उसके सीनियर मोस्ट पर्सन एडमिरल, वो जो हैं भारत के वेस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर गए। भारत का वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर कहाँ है? यहाँ चंडीगढ़ के पास। वो जो पाकिस्तान के साथ लड़ाई के लिए आपका जो फ्रंट है ना, जो वो हमारी कमांड है, उसमें वहां वो गए और वहां हमारी फॉर्मेशंस वगैरह भी उन्होंने देखी। तो कोई बात, ये चर्चा चल रही है कि बहुत अनयूजुअल बात है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अच्छा, उन्होंने जो इनके एडमिरल हैं, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारत के टैक्टिकल स्टेप्स की उन्होंने सराहना भी की है कि बहुत अच्छे टैक्टिकल मूव्स भारत ने उसके अंदर किए थे, ये भी उन्होंने कहा है। और वहां उनका जाना अभी अनयूजुअल है या यूजुअल है, बहुत लोग हैरान हो रहे हैं इस पर। देखिए, चंडी मंदिर में ये कमांड है, वेस्टर्न कमांड, और जहाँ तक मेरी जानकारी 3 कोर वहाँ पर हैं, 2nd कोर, 9th कोर एंड 10th कोर। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कमांड जो है वो जम्मू कश्मीर का पूरा बॉर्डर और पंजाब का पूरा बॉर्डर, उसकी सुरक्षा के लिए इसके पास जिम्मेदारी है। अब ये अनयूजुअल है, एम्बेसडर्स का जाना थोड़ा अनयूजुअल है, लेकिन किसी मिलिट्री ऑफिसर का जाना ये अनयूजुअल नहीं है। भारतीय मिलिट्री जो मतलब चीफ्स हैं, जो आर्मी चीफ्स हैं, वो कई बार 2024 में जनरल मनोज पांडे जो हैं वो 1 कोर के हेडक्वार्टर में US में गए थे। वो दुनिया भर में ऐसा तो ऐसा है। दूसरा 2016 में भी दलबीर सिंह, जनरल दलबीर सिंह जो है, लेकिन ये एम्बेसडर का वो भी जो है सेंट्रल कमांड में गए थे। एम्बेसडर का जाना ये थोड़ा अनयूजुअल है। वैसे ऐसा नहीं है कि जो है वो बुलाते नहीं होंगे। पाकिस्तान तो देख रहा होगा ना भाई, ये क्या ये अच्छा, ये सर्जियो गौर कौन है जिसकी बहुत सुनते हैं ट्रंप, वो जा रहा है? ये है तो रेयर, मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है कि कोई एम्बेसडर किसी मिलिट्री कमांड पर किसी इस तरह की जगह पर गया हो। लेकिन अब इसको दोनों तरह से देखा जा सकता है और चल भी रहा है। एक तो ये कि अमेरिका क्या वो अपनी पोजीशनिंग बदल रहा है, क्योंकि आप कई बार कहते हैं ना कि ट्रंप किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। अभी हम सुन रहे थे कि पाकिस्तान के साथ अब वो नहीं है, और सर्जियो गौर इधर जिस तरह से आए हैं, यानी जब वो अपॉइंट हुए थे और अपॉइंट होने के बाद जब दोबारा वो आए यहां और जिस तरह से, तो ये भी माना जा सकता है कि भारत और अमेरिका नए सिरे से स्ट्रेटेजिक अलाई के तौर पर आगे बढ़े। और इससे जुड़ी हुई खबर एक लाइन की बता दूं, पाकिस्तान ने बहुत महंगे लॉबिस्ट हायर किए थे वेस्ट वाशिंगटन में ट्रंप पर प्रभाव डालने के लिए। उनके साथ पाकिस्तान ने अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए हैं, ये भी खबर है। $6 लाख हर महीने खर्च कर रहा था पाकिस्तान लॉबिस्ट पर, वो भी खत्म कर दिया। तो क्या पाकिस्तान को लग रहा है कि अब हमारा इन्फ्लुएंस ट्रंप पर से जा रहा है, इसलिए अब कोई फायदा नहीं है कि पैसा भी कमाओ और बेइज्जती भी कराओ, हो सकता है। आज इतना ही समय था कहानी कुर्सी के, बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, प्रोफेसर साहब आपका, राहुल जी बहुत धन्यवाद आपका।